तो आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे रियल मैड्रिड वर्सेस जिरोना को, बार्सिलोना वर्सेस ग्रेनाडा को, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला को और मैनचेस्टर सिटी वर्सेस एवर्टन को। साथ ही साथ डिटेल में एनालाइज करेंगे इंडिया स्क्वाड फॉर द थर्ड टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, स्पेशली द केसेस ऑफ विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर। सो लेट्स बिगिन। सो काफी अच्छे मैचेस, कुछ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज एंड जब हम लोग अभी पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं जस्ट बारसा का मैच खत्म हुआ है। तो यू कैन सी मैं काफी हंस रहा हूँ, काफी खुश हूँ एंड आई एम अज्यूमिंग यू आर क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। मतलब ठीक है भाई, आई एंजॉयड द गेम एटलीस्ट। हाँ, गेम थोड़ा मजेदार था। तो हम लोग पहले फुटबॉल से ही स्टार्ट करते एंड हम लोग मैड्रिड की बात करेंगे, फिर बारसा की बात करेंगे, फिर मैनचेस्टर जाके अपना सिटी और यूनाइटेड की बात करेंगे। स्टार्टिंग विद रियल मैड्रिड, क्योंकि काइंड ऑफ कह सकते हैं टाइटल डिसाइडर गेम था ये रियल मैड्रिड और जिरोना के बीच में। जिरोना सेकंड है और रियल मैड्रिड फर्स्ट है इस टाइम पे। और अब थोड़ा से एक ही मैच हारी है पूरे सीजन में, इससे पहले वो भी मैड्रिड से हारी थी ला लीगा। हाँ राइट, वो भी मैड्रिड से हारी थी। एंड अवे टीम में, अवे साइड्स में बेस्ट रिकॉर्ड इस टाइम पे जिरोना का था एंड रियल मैड्रिड के घर पे मैच था, तो हम लोग एक अच्छी फाइट एक्सपेक्ट कर सकते थे। प्लस जिरोना इज द बेस्ट अटैकिंग टीम राइट नाउ इन ला लीगा, तो इन टर्म्स ऑफ द गोल्स दैट दे स्कोर पर मैच, तो उसमें भी वो मैड्रिड से आ गए। तो मतलब आई वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग थोड़ा हाई स्कोरिंग गेम हुआ हाई स्कोरिंग गेम, बट एक ही साइड से हुआ अल्टीमेटली। एंड क्यों मुझे लगा था बहुत खतरनाक ये मैच हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंजरीज दैट वी हैड। अगर मैं लाइनअप की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिरोना वाज गोइंग विद द 4-2-3-1 जो कि हमेशा जाते हैं, एंड रियल मैड्रिड अगेन वाज गोइंग विद द 4-1-2-1-2 जिसमें लूनन खेल रहा था, वास्कोस खेल रहा था, क्योंकि कारवाल को हमें सेंटर बैक खिलाना पड़ा बिकॉज हमारे आलबा इंजर्ड है, रूडिगर इंजर्ड है, नाचो इंजर्ड है इस टाइम पे। एंड द फनी थिंग वाज काफ़ी लोग कह रहे थे कि कस्तिया के प्लेयर्स ले आते, वैसे तो लाता नहीं एंसेलोटी का भी, बट द फैक्ट इज कि कस्तिया के जो सेंटर बैक्स है वो तक इंजर्ड है। अच्छा। तो हमारे पास कोई भी सेंटर बैक था ही नहीं लाने को। सो इसलिए कारवाल और चुआमेनी हमारे साथ पे सेंटर बैक पेयरिंग थे एंड मेंडी साथ में खेल रहा था। आई थिंक इट वाज द गो टू लाइनअप। मेंडी को खिलाना नेसेसरी था यहाँ पे, क्योंकि वैसे ही बैक लाइन थोड़ी, इसीलिए फ्रैंक गार्सिया को नहीं खिलाया। मतलब इसलिए तो आई डोंट थिंक सो नहीं खिलाया, बट मेंडी डिफेंसिवली बेटर है इसलिए मे बी और हेल्प हो गई। बट फ्रैंक गार्सिया आई थिंक ईदर वे स्टार्ट नहीं करता यहाँ पे। मतलब तुम कह रहे हो आपकी मेंडी बेटर हो चुका है? नहीं, मुझे तो पसंद नहीं है मेंडी, बट आई थिंक इस गेम के लिए तो सही था। बट इन द आईज ऑफ एंसेलोटी उससे तो मेंडी ही पसंद है अभी इस टाइम पे भी। कामाविंगा वाज प्लेइंग एज द सीडीएम, तो हमारे तीन प्लेयर्स ऐसे थे जो कि टोटली आउट ऑफ पोजीशन थे। एक चुआमेनी था, एक कारवाल था और एक कामाविंगा था। राइट। वाल्वर्दे और क्रूज थे साथ में। मॉड्रिच वाज अगेन बेंच्ड, बेलिंगम आगे थे, आगे ऑब्वियसली अपना रोड्रिगो और विनीशियस जूनियर थे। नाउ गेम जब स्टार्ट होता है तो जिरोना काफ़ी अच्छा पोजीशन रख के खेल रही थी। ला लीगा में इस टाइम पे शायद जिरोना सेकंड पे आती है पोजीशन रखने के स्टार्ट्स में। फर्स्ट ऑब्वियसली बार्सिलोना, फिर जिरोना एंड देन शायद रियल मैड्रिड आती है। तो एज एक्सपेक्टेड जिरोना पोजीशन रख रही थी, बट आई थिंक द सैड थिंग इज कि बिल्कुल भी थ्रेटनिंग नहीं लग रही थी जिरोना। मतलब पोजीशन रख रहे हो बट अल्टीमेटली आउटकम क्या उसका वो कुछ दिख नहीं रहा था फील्ड पे। जेन्युइनली सरप्राइजिंग था, बिकॉज आपको लगता है कि यार जिरोना जैसी टीम जो कि पूरी सीजन ऐसे डोमिनेट कर रही, इतना बड़ा सरप्राइज पैकेज लेके आई है, वो अपने फुटबॉल से अगर ट्रू होते इस दिन पे तो मुझे लगता है कि एक बहुत बेटर फाइट दे पाते। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो स्मॉल क्लब मेंटालिटी होती है ना, कि आप बर्नबाउ में जाके थोड़ा इंटिमिडेट तो नहीं हो गए कहीं। राइट। बिकॉज मैड्रिड क्वाइट लिटरली वर एट द मोस्ट वल्नरेबल एवर अभी इन दिस सीजन, कि कोई डिफेंडर तगड़ा है ही नहीं जो अपनी पोजीशन पे खेल रहा हो। चुआमेनी और कारवाल की सेंटर बैक पेयरिंग में सुन के हंसी आ रही है मुझे, बट दे डिड सो वेल एज वेल। वन आर्गुमेंट कुड बी कि दे वर नॉट इवन टेस्टेड दैट मच। मैं तो यही कहूंगा कि टेस्टेड ज्यादा थे नहीं। एट टाइम्स तो ऐसा था कि कारवाल आगे चला जा रहा था, कई बार आउट ऑफ पोजीशन था, बट स्टिल वो लोग उस चीज को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। तो आई थिंक एज यू सेड ना, जिरोना अगर जैसा खेलते आ रहे थे वैसा ही खेलते, फालतू में ज्यादा ही रिस्पेक्ट देने की जरूरत भी नहीं होती ऑपोजिशन को। पिवट पे कौन था हमारे वाले? कामाविंगा में वुड यू से कि ही इज अ जेन्युइन पिवट या फिर एक इंटीरियर की तरह बेटर? तभी तो मैं कह रहा हूँ कि तीन लोग जो थे वो आउट ऑफ पोजीशन थे, कामाविंगा, कारवाल एंड चुआमेनी। तो तीनों मतलब जो मेन डिफेंडर्स हैं बेसिकली। हाँ राइट, पिवट पीछे ड्रॉप करता ही। हाँ। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा कर सकती थी जिरोना, बट उन्होंने थोड़ी फालतू की थोड़ा ज्यादा ही रिस्पेक्ट देने का पता नहीं क्या ट्राई करा उन्होंने। तो पोजीशन वो लोग रख रहे थे, एंड बाय पोजीशन रखना मैं ये नहीं कह रहा कि पोजीशन डोमिनेट कर रहे थे, इट वाज जस्ट कि वो रियल मैड्रिड से थोड़ा ज्यादा पोजीशन रख रहे थे। बट जब भी रियल मैड्रिड को बॉल मिल रही थी, ऑल दे वर थिंकिंग ऑफ कि हमें अटैक करना है, तो उनकी तरफ से तो इंटेंट की पूरे नंबर थे। और पिछले 1-2 मैचेस में ये चेंज देखने में आया है। हाँ, पहले हमने, मुझे याद है 1 महीने पहले हम लोग पॉडकास्ट पे अपने डिस्कस करते थे कि कैसे
मैड्रिड मैचेस तब भी जीत रही थी, लेकिन हमेशा पहले एक गोल कंसीड कर लेती थी, राइट। एंड जब तक सेकंड हाफ शुरू नहीं होता था तब तक ये लोग अपना एक एक्स्ट्रा गियर पे नहीं खेल रहे होते थे, बहुत स्लो खेल रहे होते थे उससे पहले, लो इंटेंसिटी लो एफर्ट। बट अभी मैं पिछले 2-3 मैचेस से देख रहा हूँ कि दे वांट टू बी द फर्स्ट वन टू स्कोर, कि गेम स्टार्टिंग से किल ऑफ करो, तभी कमबैक वाला स्टेज नहीं आ रही ना, पहले हम लोग चले जा रहे हैं। एंड इस गेम में एज आई सेड कि जब लोग अटैक करने जा रहे थे, एक गोल हमें देखने को मिलता है फ्रॉम विनीशियस जूनियर ऑब्वियसली, व्हिच वाज अल्टीमेटली द एमवीपी ऑफ द मैच। एंड जो गोल था वो, डिड यू सी दैट गोल? नहीं मतलब याद नहीं आ रहा, बहुत सारे गोल देखे भाई। उसने आउटसाइड द बॉक्स मारा है। अच्छा। और वो टॉप कॉर्नर सॉर्ट ऑफ मारी है। कॉर्नर मारा? हाँ ऑलमोस्ट। अच्छा। लेफ्ट हैंड साइड से ही। तो अगेन वी डोंट रियली एक्सपेक्ट विनीशियस जूनियर टू स्कोर फ्रॉम दैट एंगल एंड दैट डिस्टेंस। बट ही हैड अ ग्रेट गेम भाई, मतलब वो आगे जाके बेलिंगम वाला गोल हो गया, रॉड्रिगो वाले गोल में भी आई थिंक थोड़ा मोमेंट था उसका। तो ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी गोल। एंड वही ये कि इसके ऑफ द फील्ड वो रेसिज्म वाले जो ड्रामे, थोड़े से ड्रामे तो क्या ही, मतलब चलो भाई क्राउड भी बकवास तो कर ही होती है, ये एक और बार फोन करते। बट apart from that, his on-field performances are so good. In fact, Ancelotti ने कहा है कि भाई for me he's the best player when he's playing like this. राइट। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। पहले उसका बोला है, फिर उसने कहा बेलिंगम आता है, फिर क्रूज आता है, फिर वाल्वर्दे आता है, फिर कामाविंगा आता है, सबके नाम ले लिए उसने। राइट। बट विनीशियस का हाँ डेफिनेटली इंजरी के बाद से दिस वाज हिज बेस्ट गेम ऑफ द सीजन। अब तक इससे बेटर परफॉर्मेंस नहीं देखी है Do you think it was the right statement to make though? ऐसे प्लेयर्स को रैंक करना अपनी स्क्वाड? आई थिंक वो है, किसी ने सीरियसली लिया नहीं उसको। विनीशियस ने बाद में आके कहा है कि दिस सीजन बेलिंगम इज डेफिनेटली द बेस्ट प्लेयर। सो आई थिंक काफी एक अच्छी कमराडरी बैठी हुई है सारे प्लेयर्स के बीच में। वही, क्योंकि मुझे लगता है जिस ड्रेसिंग रूम में थोड़ी फ्रेजाइल ईगोज है ना, वहाँ पे ये स्टेटमेंट सुसाइडल है। हाँ डेफिनेटली, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो आई थिंक यहाँ पे काफी अच्छी बनती है, इसलिए किसी ने कुछ ज्यादा सीरियसली लिया नहीं उस चीज को। बट इस गोल के बाद जो है मैड्रिड थोड़ी और कॉन्फिडेंट हो गई एंड जिरोना अगेन थोड़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस में चली गई। बॉल भी अच्छे से नहीं रख पा रहे थे वो एट टाइम्स, एंड रियल मैड्रिड धीरे धीरे पोजीशन में भी बेटर हो रही थी। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जिरोना इंटेंसिटी दिखा रही थी, बट आप बॉल ले लोगे इंटेंसिटी दिखा के, उसके बाद आपको क्रिएट तो खुद ही करना पड़ेगा ना। तो आई थिंक वहाँ पे ही वो चीज़ थी जो लैक कर रहा था। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगा, क्रूज जो है वो ऑफन टाइम्स वो ड्रॉप डीप कर रहा था टू प्ले बिटवीन द सेंटर बैक्स एंड काइंड ऑफ ए डीप लाइन प्ले मेकर रोल में था। बहुत आगे गया नहीं वो, बट जो उसकी बॉल्स निकल रही थी अगेन 100% सक्सेस रेट था उसका। 10 लॉन्ग बॉल्स उसने अटेम्प्ट करी थी और 10 की 10 एक्यूरेट थी। अच्छा। तो साइलेंटली ही हैड अ वेरी गुड गेम। एंड जो चीज़ मैंने पहले बोली थी कि कारवाहल एट टाइम्स अपनी पोजीशन छोड़ के आगे चला जा रहा था, नेचुरल पोजीशन है नहीं उसकी, तो मे बी इसलिए चला जा रहा था। क्रेडिट टू चुआमेनी, क्योंकि वो इस टाइम पे काफी छोटा है, बट ही शोड क्वाइट मैच्योरिटी एंड अपनी जगह पे खड़ा हुआ था वो। कारवाल एट टाइम्स आगे जा रहा था, तो कैसे हम लोग बच रहे थे, दैट वाज ऑल ड्यू टू वाल्वर्दे। नहीं, ये बात तो यार मैड्रिड में है कि जो भी प्लेयर आउट ऑफ पोजीशन भी खेल रहा होता है ना, वो उस पोजीशन का डिसिप्लिन क्या चाहिए होता है। क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास हर पोजीशन पे खेलने का परफेक्ट स्किल नहीं होगा, राइट। बट अगर आपको उस नई पोजीशन पर अडैप्ट करना है तो एटलीस्ट उस पोजीशन के डिसिप्लिन सीख लो। हाँ, वो हर प्लेयर पे इंस्टिल्ड है भाई। अब इसमें क्योंकि पता है, आई वाज वंडरिंग जिस टाइप की एंसेलोटी ने परफॉर्मेंस दी है, इट वाज नॉट अ स्मॉल गेम। ऑन पेपर जिरोना शायद उतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन इस सीजन सब जानते हैं कितनी अच्छी टीम है। जितना ज्यादा जेपर्डी में था इनका डिफेंस मैड्रिड का, तो उसमें इतने मेकशिफ्ट इन्होंने करे कि भाई 2 प्लेयर्स को तो आउट ऑफ पोजीशन खिला दिया, कामाविंगा को डीएमएफ बना दिया। ये 2-3 फैक्टर्स को तुम कंबाइन करके, और ऑन टॉप ऑफ दैट कि तुम 4-0 जीत रहे हो, ये सब कंबाइन करके तुम ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ मैड्रिड डीएनए है। कुछ ना कुछ क्रेडिट तो एंसेलोटी को भी जाना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक एक कोई ऐसी रील बहुत फेमस हो रही है, उसमें ये चीज़ बोले कि 27+ इंजरीज हुई है इस सीजन। बेंजेमा का रिप्लेसमेंट नहीं मिला है, आपके दोनों जो सेंटर बैक्स थे मेन उनको ACL हो गया, आपके स्टार्टिंग गोलकीपर को ACL हो गया, एंड सितंबर से लेके अभी तक हम लोग ना लालिगा गेम एक हारे ना UCL गेम हारे। हाँ, तो भाई कुछ भी कह लो, एंसेलोटी को क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा। मतलब आई एम श्योर इसमें मैड्रिड का डीएनए एंड वो मेंटालिटी बहुत बड़ी चीज़ है, बट आई थिंक इट इज़ an easy excuse to forget the contribution of Ancelotti at times, right? क्योंकि हम लोग उसको एक एज अ मैन मैनेजर कह के उसको साइड पास सिर्फ आईब्रोज वाली चीज कह देते हैं। हाँ, कि नॉट मच टैक्टिक, बस वो है मैन मैनेजमेंट आती है, राइट? जो भी कर रहा है भाई, लेकिन ये दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। आई डोंट थिंक आजकल फुटबॉल में ऐसे हार्डली 2-3 मैनेजर भी होंगे जो कि ये काम निकलवा सकते हैं इतने डिप्लीटेड स्क्वाड। एग्जैक्टली, एंड एज आई वाज सेइंग कि जब कारवाल आगे जा रहा था तो वाल्वर्दे वाज दैट गाय जो हमारे डिफेंस को बचा रहा था। सो क्रेडिट टू हिम, क्योंकि उसने भी ही इज ऑल्सो साइलेंटली हैविंग अ ग्रेट सीजन। मे वो बेलिंगम के अंडर दिख नहीं रहा उतना ज़्यादा, बट ही इज हैविंग अ ग्रेट सीजन। उसके बाद बेलिंगम का गोल आ जाता है, उस पे एक असिस्ट आता है हमारे विनीशियस जूनियर का। डिड यू सी दैट? वो असिस्ट थोड़ी होगा, वो तो रिबाउंड आया था ना, वो थर्ड गोल था। अच्छा, सेकंड गोल पे उसने ट्रिवेला असिस्ट निकाला था, एंड बेलिंगम की बहुत प्रॉपर स्ट्राइकर वाली रन थी। बेलिंगम के 2 गोल हैं। हाँ,
क्योंकि मैंने थर्ड गोल से देखना शुरू करा मैच। राइट, सो इसका एक सेकंड गोल आता है, हाँ। वो मैं क्लिप दिखाऊंगा, दैट वाज प्योर स्ट्राइकर्स फिनिश। अच्छा, वो बहुत अच्छी रन निकालता है, लाइक ऑलमोस्ट अपने हाफ लाइन की स्टार्टिंग से रन निकालनी स्टार्ट करता है। एंड विनीशियस अगेन बहुत अच्छा पास पिक करता है उससे, ट्रिवेला पास देता है, ओके। एंड वो कीपर से एक टच लेके कटाता है और फिर गोल मार देता है अंदर। डू यू थिंक इट वाज इंडिविजुअल ब्रिलियंस या फिर मैड्रिड ने सेटअप बहुत अच्छा करा कोई? आई थिंक इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो होगी यहाँ पे, क्योंकि वो पास हर कोई निकाल नहीं सकता, एंड वो जो रन निकाली उसने, एंसेलोटी ने खुद कहा है कि यू कैन सी व्हाई स्कोरिंग सो मच गोल्स। अगर आप ऐसी रन निकाल सकते हो तो फिर एक दिमाग चाहिए उसके लिए भी। तो आई थिंक बेलिंगम वाज क्रेजी गुड यहाँ पे, एंड उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा गोल आ जाता है। एंड अगेन मैं ये कहूँगा कि थ्रू आउट दैट हाफ जिरोना वाज नॉट अप टू दैट लेवल, एंड मड्रिड डोमिनेट कर रही थी अगेन, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग टू सी। बट सेकेंड हाफ पे आते हैं, एंड यहाँ पे भी आई वुड से कि चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई। जिरोना ने स्टार्टिंग में थोड़ा ट्राई करा कि वो कुछ इम्पोज करे अपने आप को, बट मड्रिड वाज जस्ट सो काम एंड कंपोज्ड, लग ही नहीं रहा था कि ये लोग कुछ प्रेशर ले भी रहे हैं किसी चीज़ का। उन्हें लग रहा था कि पता है कि ये लोग जीत जाएंगे। एंड इसी के चलते फिर बेलिंगम का एक और गोल आ जाता है शॉर्टली आफ्टर द हाफ टाइम विसल, एंड वहां पे हम लोग जो तुमने गोल देखा था, विनीशियस भी उसमें जो कटाई है उसने लेफ्ट हैंड साइड से, दो लोगों को पता नहीं कैसे नचा के कटाया, फिर वो शूट लेता, फिर रिबाउंड आके बेलिंगम वाज अगेन प्रेजेंट एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो वो भी थोड़ा पीछे से भागते हुए आ रहा था, ऐसा नहीं था कि पहले से वेट कर रहा था, एंटिसिपेट करनी पड़ती है वो चीज। एंड आई थिंक वो दैट प्लेड इन हिज फेवर, बिकॉज अगर पहले से बॉक्स में होता तो प्रॉब्ली ही वुड हैव बीन कवर्ड बाय सम डिफेंडर और द अदर, डेफिनेटली। बट उसने वो जो लेट रन क्रिएट करी है, स्पॉटिंग, वो एनिमल इंस्टिंक्ट होता है ना कि भाई दिख गया गोल, अब तुरंत मार दो। वो उस चीज से देखो भाई, देखने में बहुत सिंपल गोल लग रहा होगा, बट ये छोटी छोटी चीजें आई थिंक बहुत क्रेडिबिलिटी देती हैं आपको एज अ गोल स्कोरिंग ऑप्शन, तो वहां पे क्रेडिट जाता है बेलिंगम को। एंड उसके बाद गोल मारने के 2-3 राउंड बाद ही बेलिंगम को एक इंजरी हो जाती है, एंकल स्प्रेन हो जाता है, जिसकी अभी न्यूज आ गई कि वो 2-3 हफ्तों के लिए बाहर होगा। सो 2-3 हफ्ते के लिए बाहर होगा, दैट मीन्स दैट मोस्ट प्रोबब्ली ही विल मिस 4 गेम्स। एक लाइप्जिग से अभी यूसीएल क्लैश है हमारा, वैलेकानो से, राय वैलेकानो से, सेविया से और वैलेंसिया से। तो ऑन पेपर बहुत बड़े गेम्स नहीं है, तो वी शुड बी एबल टू कवर अप फॉर इट, बट भाई एक काफी बड़ा ब्लो तो है। व्हाट अबाउट बेलिंगम दो, बिकॉज पिछले 2-3 मैच से शायद उसका गोल नहीं आ रहा था, तो लोग जो एकदम से क्वेश्चन करने लग गए थे कि ये क्या फ्लूक था, क्या था, व्हाई ही इज नॉट स्कोरिंग गोल्स एनीमोर, ऐसे करके आर्टिकल्स आ रहे थे, और अभी 2 गोल मार दिए। 2 गोल, आई थिंक वो गोल तो मारता ही रहेगा, तो नहीं भी आ रहे थे तो दैट इज समथिंग जिसके बीच आप क्रिटिसाइज कर नहीं सकते, क्योंकि दैट इज नॉट हिज प्राइमरी जॉब। इस मैच में भी जो लोग स्ट्राइकर कहेंगे कि थोड़े स्ट्राइकर टाइप के रन्स थे, गोल्स थे, फिनिशेस थी, उसके ऑपोजिशन बॉक्स में शायद 2-3 टचेस थे और 2 गोल हैं। अच्छा, ओके। तो प्रॉपर मिडफील्डर ही खेल रहा था, इट इज नॉट लाइक कि वो स्ट्राइकर है। बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि रोड्रिगो गोल आ जाता है, जिससे हम लोग एक 4-0 की विन जो है जीत जाते हैं। वो भी एक काउंटर अटैकिंग गोल था प्रॉपर, और विनीशियस को असिस्ट मिलता है। गुड सॉलिड फिनिश फ्रॉम रोड्रिगो, बट इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट वहाँ पे। रोड्रिगो डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम, बट हाँ एक डिसेंट गेम गया था उसका। तो इसके चलते विनीशियस का एक गोल हो जाता है और 2 असिस्ट हो जाते हैं, राइट, 4 गोल्स में से, तो बहुत ही अच्छा गेम जाता है उसका। बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि वो गुलर आ जाता है विनीशियस की जगह, और गार्सिया जाता है मेंडी की जगह, जस्ट टू फिनिश ऑफ द गेम। एंड गुलर की भी एक अच्छी अपीयरेंस होती है, और वो एक पेनल्टी जीत जाता है, जो कि होजेलू भाई साहब मिस कर देते हैं। भाई ये है सबसे मेन पॉइंट, कितनी पेनल्टी मिस करेंगे भाई हम लोग। राइट, सिर्फ जूड बेलिंगम, आई थिंक दे आर ट्रस्टिंग हिम कि वो पेनल्टी लेगा, बट अब जूड बेलिंगम ही नहीं, क्योंकि पेनल्टी तो शॉर्ट गोल होना चाहिए। मॉड्रिच को नहीं देते उस टाइम पे, वो भी आ गया था, कह सकते थे, बट आई थिंक स्ट्राइकर का वो डिसाइडेड है कौन कौन लेगा इस टाइम पे। तो क्या ही पॉइंट था भाई, जूड बेलिंगम, हम आई थिंक अब तो नहीं मिलेगी, अब तो कुछ भी नहीं थी। 2 पेनल्टी मिस कर चुका है इस सीजन वो होजेलू, तो आई थिंक अब तो उसे नहीं मिलने वाला, बट आई थिंक वी डेस्परेटली नीड भाई। मॉड्रिच भी वैसे मिस कर चुका है भाई एक, बट यू ट्रस्ट, हाँ एक्सपीरियंस आता है। राइट। तो अल्टीमेटली एक जो मैं सरप्राइजिंग स्टार्ट बताऊंगा लास्ट में, वो ये है कि जिरोना के 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे थ्रू आउट द मैच। तो इस लेवल की डोमिनेशन करी, हाँ प्रॉपर डोमिनेशन थी यहाँ पे, एंड इट वाज काइंड ऑफ वेरी हैप्पी टू सी कि मैड्रिड ने अच्छा परफॉर्म करा, बट सैड टू सी कि इस टाइम पे ला लीगा में जो सेकंड है वो बिल्कुल ही फाइट नहीं दे पाई। थोड़ा एरोगेंट स्टेटमेंट था ये, बट ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बार्सा। इसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन दोनों मैच के कॉन्टेक्स्ट में कि अब ला लीगा का टेबल कैसा लग रहा है, तो वील हैव टू डिस्कस बार्सास गेम एज वेल, एंड दिस वाज क्वाइट एन एंटरटेनिंग टू से द लीस्ट। लाइनअप से जल्दी से डिस्कस करते हैं भाई। देखो स्टार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चेंज था, कुबार्सी और मार्टिनेज, इनिगो मार्टिनेज, ये दोनों इस बार हमारे सेंटर बैक पेयरिंग थे अलॉन्ग साइड कुंडे एज अ थर्ड सेंटर बैक, वो तो फिक्स ही रहता है। बट अराहो भी नहीं था, क्रिस्टेंसन भी नहीं था, क्रिस्टेंसन इनफैक्ट डीएमएफ बना हुआ था क्योंकि आगे लेफ्ट साइड पे कैंसेलो था इस बार, आई थिंक वही हेक्टर फोर्ट के ऊपर उसी को खिलाएंगे अभी, बिकॉज ही इज फिट। क्रिस्टेंसन एंड डियोंग जो है वो डबल पिवट में थे हमारे साथ, 3-2-4-1 की फॉर्मेशन थी। ऊपर जो 4 लोग थे उसमें थे पेड्री, गुंडोगान, एंड विंग्स में थे यमाल एंड कैंसेलो, एंड अप टॉप था लेवेंडोव्स्की ऑफ कोर्स।
इस मैच में टू से द लीस्ट द वन थिंग आई वाज हैप्पी विद वाज बारसा ने जो स्टार्ट करा है मैच को वो कंपैरेटिवली थोड़ा एक वो होता ना कि आप योर मतलब स्विच्ड ऑन अवेयर हुआ कि तुरंत एक गलती से गोल नहीं खा गए स्टार्ट करती राइट जो कि हमने बहुत बार देखा कि पहले के 3-4 मिनट के अंदर ही एक इजी मिस्टेक की वजह से एक अननेसेसरी गोल इस सीजन तो बहुत ज्यादा देखा है एंड देन यू एंड अप चेजिंग द गेम थ्रू आउट द 90 मिनट्स तो आप कभी एक अच्छी पोजीशन पे आते ही नहीं हो तो आई थिंक बारसा ने वो गलती नहीं करी थोड़े वल्नरेबल जरूर थे बट हाँ एक कोई ऐसे क्लियर कट चांस नहीं बना के दिया इन लोगों ने आई नो दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ क्लब बट अभी स्ट्रेट ही ऐसा है ऑल्दो वर यू हैप्पी विद क्रिस्टियनसन प्लेइंग एज द सीडीएम अगेन क्योंकि ये एक लास्ट मैच पे कराया था और फिर इसमें कराया तो 2 ही मैचेस में कराया एंड हाउ इज दिस एग्जैक्टली पैनिंग आउट फॉर बार्सिलोना राइट नाउ अभी तो देखो मैं ये कहूंगा नेवर जज अ प्लेयर इन अ न्यू पोजीशन बाय जस्ट अ कपल ऑफ पॉइंट ये है ना कि वो लास्ट मैच देख लिया सबने अच्छा खेला और सब लोग सोशल मीडिया पे चढ़ गए कि वी हैव गॉट आवर न्यू सीडीएम बहुत अच्छा कर रहा है एग्जैक्टली इस मैच में भी ऐसा कुछ खराब नहीं करा था उसने उसके जाने के बाद ही एक वो एक्स्ट्रा गोल है जो गोल जब हम डिस्कस करेंगे भी ग्रेनाडा के वो उसमें क्रिस्टियनसन की बहुत गलती है नहीं तो ही वाज रनिंग द गेम वेल इन द मिडफील्ड बट वही अभी इट्स टू अर्ली टू जज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्रिस्टियनसन को जस्ट बिकॉज ही हैज हैड 1 गुड गेम 1 बैड गेम या फिर 2 गुड गेम्स 2 बैड गेम्स ऐसे जज मत कर लेना लेट हिम हैव सम टाइम इन दिस पोजीशन आई लाइक द आइडिया ऑफ क्रिस्टियनसन बीइंग अ डीएमएफ बिकॉज आई थिंक एक नेचुरल सेंटर बैक को अगर आप डीएमएफ बना रहे हो जो कि बॉल प्लेइंग में अच्छा है तो डियोंग का फायदा हो सकता है ही विल गेट सम लिबर्टी राइट प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या है चावी ने फॉर सम रीजन अभी भी इन दोनों में डबल पिवट में से जो बंदा सेंटर बैक्स के बीच में ड्रॉप करेगा व्हेन नीडेड वो अभी भी डियोंग ही है ओके क्रिस्टियनसन नहीं कर रहा ड्रॉप इवन दो ही इज द नेचुरल सेंटर राइट तो मतलब क्रिस्टियनसन का डबल पिवट में होने का पर्पस है टू लिबरेट डियोंग तो क्या एग्जैक्टली चावी की थिंकिंग है आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड है बिकॉज डियोंग इज स्टिल द गाय जो कि सेंटर बैक्स के बीच में ड्रॉप करता है सो दैट वाज इंटरेस्टिंग टू सी बट कमिंग टू द गेम नाउ आई थिंक टू स्टार्ट विद पेड्री और यमाल भाई बहुत मजा आया इनका गेम देख के मुझे राइट आज बारसा का बहुत टाइम बाद वो होता है ना कि आप वन टच फुटबॉल खेल रहे हो और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो रहा है अटैक्स क्रिएट करने में वो दिख रहा था उसमें बहुत बड़ा हाथ पेड्री का था आज इन माय ओपिनियन ओके तो पेड्री टू सम एक्सटेंट गुंडोगान आल्सो जो उसने वो थर्ड गोल का असिस्ट दिया था वो भी डिस्कस करेंगे ही वाज आल्सो अप एट इट डियोंग हैड अ रिलायबल परफॉर्मेंस नॉट मच टू से देयर बट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट गोल जो कि आई थिंक यमाल ने मारा था जो कैंसेलो ने क्रॉस दिया था हाँ अब मुझे याद आया First of all, what a cross by Cancelo. What would you say about that? I've forgotten that goal, so you'll have to explain it. Cancelo basically एक late run spot करता है यमाल से on the far post. बहुत ही प्यारा सा एक क्रॉस मार के देता है. Not much power in it, but good enough to spot यमाल while he's running in. Okay. वो आराम से टैप करके बॉल को अच्छा रन बना के गोल मार देता है. नहीं हेडर था या फिर पैर से मारा है? पैर से मारा था. अच्छा ओके ओके. So मतलब I think Cancelo की क्वालिटी थोड़ी दिख रही थी आज. What Cancelo brings for us on the left side is far more superior than Balde, and of course it will be because Cancelo एक अलग लेवल का प्लेयर है, एक्सपीरियंस भी ज्यादा है. हाँ. बट जब बाल्डे होता है ना, आज भी अगर मैं देखूं काफी सारे अटैक्स हमारे लेफ्ट फ्लैंक से आए हैं, वो बाल्डे के अंडर नहीं आ रहे थे. तो वो एक अपग्रेड क्लियरली दिखता है. एंड एक पॉजिटिव बार्सा के लिए यही रहेगा इस मैच में कि काफी सारे इंजर्ड प्लेयर्स वापस आए. राफिनिया भी आया है, अभी कैंसेलो भी आई गया है. क्रिस्टियनसन को भी बीच में इंजरी थी, वो भी अब रेगुलरली खेलना शुरू कर रहा है. So that was quite nice to see. Pedri is now coming into his full flow. एक और बंदा जो मुझे लगा था कि जो थोड़ा लाइवली दिखा था वो था लेवेंडोस्की. उसके बारे में क्या कहोगे तुम? आई थिंक लेवेंडोस्की का आई हैव टू से कि पिछले कुछ गेम से इफ नॉट मच एटलीस्ट कुछ गोल तो आ रहे हैं. तो हम लोग गोल मार ही दिया अल्टीमेटली. गोल मार दिया. हम लोग जो पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई तू इधर उधर जा रहा है, हमें चाहिए ही नहीं वो चीज तुझसे, तू गोल मार के दे. तो अगर उसका ओवरऑल गेम अच्छा नहीं भी जा रहा बट स्टिल इफ ही इज ऑन द स्कोर शीट ना, तो आई थिंक उतना ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा उससे. एंड दैट इज द गुड पार्ट. आई सॉ हिम मच मोर बीइंग इनसाइड द बॉक्स और अराउंड द बॉक्स. वरना वो लेफ्ट साइड पे कभी ड्रॉप कर जा रहा है, राइट साइड पे कभी ड्रॉप कर जा रहा है प्ले मेक करने के लिए. ही इज नॉट दैट गाय. तो आज मैंने उसको देखा था. मुझे याद है पहले गोल के आने से पहले एक बहुत मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस था जब लेवेंडोस्की को बॉल आ रही थी उसके पास एंड ही वाज फेसिंग बारसास गोल. तो अपना ग्रांडा गोल उसके पीछे करना था. राइट. तो फर्स्ट टच पे उसने बैक हील मार के एक चांस बना के दिया था. आई थिंक गुंडोगान था जो चांस पे जा रहा था. ओके. तो वो 2-3 मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस ना दिख रहे थे लेवेंडोस्की से. एंड ही सीम्स मतलब डेस्परेट टू स्कोर. कि वो चावी के साथ जो उसका रोना होना हुआ है, मुझे लगता है जेन्युइनली हुआ है. सेम बिकॉज़ ही जेन्युइनली सीम्स लाइक अ मैन ऑन अ मिशन कि मुझे अब एटलीस्ट इसके जो आखिरी कुछ मैचेस है उसमें कुछ परफॉर्म करके देना है. तो दैट वाज ग्रेट टू सी.
इसके बाद हम लोग देखते हैं यार कि ग्रेनाडा के पास दे डू गेट अ कपल ऑफ मोमेंट्स टू डोमिनेट द गेम. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक बाइसिकल का भी चांस आया था एंड वो काइंड ऑफ बाइसिकल अच्छे से पुल ऑफ नहीं हो पाई, तो बारसा बच गई, वहाँ पे ब्लॉक ऑफ हो गया वो. बट ग्रेनाडा वर नॉकिंग एट द डोर. राइट. द पॉइंट वॉज इसके बाद से बार्सिलोना ग्रू इनटू द गेम रियली वेल कि भाई पोजीशन अपने पास है, चांस हम क्रिएट कर रहे हैं. जो लूजनेस कह रहा हूँ, मतलब लूजनेस ही कह सकते हो तुम एक तरीके से कि भाई वीक मोमेंट्स जो होते हैं ना, कि एक मोमेंट ऑफ लैक ऑफ फोकस एंड उसके वजह से पूरा डिफेंस खुल गया, वो दे वर फार लोअर इन नंबर इन माय ओपिनियन एज अपोज टू द पास्ट फ्यू गेम्स. तो वो मुझे देख के अच्छा लगा था. फर्स्ट हाफ हैड सम पॉजिटिव्स फॉर श्योर. इसके बाद हम लोग देखते हैं, इनफैक्ट अगर मैं आपको XG बताऊं फर्स्ट हाफ की, तो उसी से आपको कुछ पता चलेगा. यहाँ पर 1.27 की XG थी. आई थिंक इट इज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि हमने एक की XG को सरपास करा फर्स्ट हाफ. ओके, दैट वाज गुड. गोल भी एक ही था. 60% का पोजीशन भी था. एक प्रॉब्लम मुझे लगती है, एक जो लेसन मुझे लगता है जो हम फर्स्ट हाफ से ले सकते हैं, विच इज कि हमारे सिर्फ 2 ही शॉट थे और 2 ही ऑन टारगेट भी थे. उनके ऑन द अदर हैंड 5 उनने शॉट लेते भले टारगेट पे एक हो. अच्छा, ये चीज़ हमने लास्ट मैच में भी देखी थी. लास्ट मैच या फिर वो मैच जिसमें लोग 5-3 पिटे थे विलारियल से, उस मैच में भी हमने ये चीज़ देखी थी कि लाइक व्हेन यू आर ग्रोइंग इनटू द गेम और जब आप कंट्रोल कर रहे हो गेम को, तो यू हैव टू टेक शॉट्स, एटलीस्ट टेस्ट तो करो. ये चीज़ उस चीज़ में भी उस टाइम भी लैकिंग लग रही थी. ये मैं अभी बोलने वाला था कि ये चीज़ अभी हम सिटी का मैच कवर करेंगे. आई थिंक सिटी से हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए. ओके, कि सिटी के पास, क्योंकि सिटी भी पोजीशन डोमिनेट कर रही होती है, वो भी 3-4-1 में खेल रहे होते हैं. चाबी गार्डियोला के टैक्टिक्स भी मतलब एक वो कल्चरली एंड हिस्टोरिकली बहुत सिमिलर है. मतलब डिफरेंस क्या है कि सिटी को तुम देखोगे ना, अगर जैसे उनके पिछले 1-2 गेम्स में उनने XG बहुत अच्छी क्रिएट करके नहीं दिए, बहुत क्लियर कट चांसेस क्रिएट करके नहीं दिए, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ. बट दे विल स्टिल टेक एटलीस्ट 10 शॉट्स इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ. राइट. कि मतलब पीछे के बंदे भी, इमेजिन कि यहाँ पे डियोंग और क्रिस्टियनसन दूर दूर से शॉट ले रहे हैं, वहां पे ये स्टोन्स, रॉड्री, अकांची सब ये कर लेते हैं, गार्डियोल भी कर रहा होता है. आई वुड लाइक टू सी दैट फ्रॉम बार्सा कि अगर तुम चांस क्लियरली क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, डोंट वरी अबाउट दैट, कीप टेस्टिंग द कीपर. वो एक चीज मुझे लगता है कि इन स्टैट्स से हम लोग देख सकते हैं कि क्लियर पिक्चर यहाँ पे पेंट हो रही है कि यू आर नॉट टेकिंग इनफ शॉट्स. पेड्री ने XG अच्छी करके दी है हमें सिंगल हैंडेडली ऑलमोस्ट, बट वी नीड टू टेक मोर शॉट्स व्हेन वी आर नॉट क्रिएटिंग एज वेल, ताकि वो कीपर हमेशा स्विच्ड ऑन रहे कि भाई कभी भी गोल आ सकता है. मुझे ये नहीं कि मैं सोने लग जाऊँ एकदम से. बट अनफॉर्चुनेटली इक्वलाइजर भी आ जाता है यहाँ पर एंड इट वॉज अ गुड गोल भाई. मतलब क्रॉस वॉज बैंग एवरेज, बट फर्स्ट टच पे वो नियर पोस्ट पे मार देता है. कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि कैंसेलो को क्रॉस रोक लेना चाहिए था, वो ही वॉज काइंड ऑफ कॉट इन एन ऑकवर्ड पोजीशन. बट टर स्टेगन वंस अगेन, बाय द वे जिनको नहीं पता, टर स्टेगन आज डेब्यू कह रहा हूँ, 2 महीने बाद कर रहा था. Once again getting beaten on the near post. टर स्टेगन को नियर पोस्ट सिंड्रोम है. काफी बार हमने देखा है कि वो नियर पोस्ट पे बीट हो जाता है. एंड क्रॉस रोका या ना रोका हो, अल्टीमेटली आई डोंट थिंक कि वो वैसी पोजीशन थी जहाँ से बहुत क्लियर कट गोल आ जाता. तो अगर मैं क्रिटिसाइज करना है मुझे किसी एक प्लेयर पर, तो आई विल से कि मैं टर स्टेगन को ही बोलूंगा. आई गेट की बॉल एकदम ऊपर आ गई एकदम सी और ऊपर फिनिश करा उसने, मतलब अनएक्सपेक्टेड उससे मारा है. अनएक्सपेक्टेड से मारा एंड एंगल भी थोड़ा अजीब सा था, वो नीचे जा रहा था और बॉल ऊपर जा रही थी उस टाइम पे. बट स्टिल मतलब आई वुड से कि कैंसेलो को तो मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे. आई वुड से कि टर स्टेगन को रोक सकता था. टर स्टेगन को भी क्या हम लोग जबरदस्ती बोल रहे हैं या फिर जेन्युइनली? आई थिंक रोक सकता था भाई, रोकना चाहिए था सही में. आई थिंक से रोक लेना चाहिए था. चलो अच्छा ठीक है. बट देन वी मूव टू द सेकंड हाफ एंड यहाँ पे असली एंटरटेनमेंट शुरू होता है. अभी भी 1-1 हो चुका था, बट दिस वाज नथिंग एज क्लोज टू द सेकंड हाफ. हाँ, बार्सिलोना स्टार्ट ऑफ डिसेंटली वेल. कोई भी टीम सब्स्टिट्यूशंस नहीं करती है. बार्सिलोना वर रोटेटिंग द बॉल वेल. पेड्री वंस अगेन 1 टचेस के थ्रू बहुत तगड़े चांस क्रिएट कर रहा था. आई थिंक पेड्री वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द फील्ड अलोंगसाइड यामाल. प्रॉब्ली हिज बेस्ट परफॉर्मेंस इन दिस सीजन, क्योंकि हमने हार्डली देखा उसको यहाँ पे खेलते हुए. हो सकता है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फॉर श्योर. मैं जेन्युइनली एंटरटेन था पेड्री की परफॉर्मेंस देख के. ही वाज अ स्टैंड अपार्ट फॉर मी फॉर श्योर. बट ये बार्सा गेम डोमिनेट कर रही थी अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले. एक गोल आता है पाइस्त्री से. हाँ, एंड कुबारसी की वो क्लियरेंस बहुत पुअर थी यार. वो दिख गया कि वो 16 साल का है अभी. अब मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब क्या हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए भी कि नहीं, बिकॉज ही हार्डली हैज एनी एक्सपीरियंस. बट मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे कोई अराहो होता या फिर कुंडे भी होता, क्रिस्टियनसन होता, तो उनको बहुत गाली पड़ती इस चीज़ के लिए. अगर हम लोग सिर्फ एबिलिटी पे देखें और सिर्फ उस सिचुएशन को देखें, रिगार्डलेस की क्या एज है, कितने साल का कितना एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली ही इज एट फॉल्ट. बट वही बात है कि आप 16 साल के बच्चे को कितना ही बोलोगे भाई. क्या ही यहाँ पे यमाल ने ड्रॉ कराया है गेम.
अगर नहीं करा था तो कोई गाली थोड़ी देता उसे भाई 16 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करोगे तो मैं गेम जीताएगा, तो मतलब हाँ थोड़ी गलती थी उसकी, बट क्या ही बोले उसे। बट इसके बाद हम देखते हैं आउट ऑफ नोवेयर गुंडोगान फर्स्ट टच पे लेवेंडोस्की को सेटअप करता है एंड लेवेंडोस्की डिड अ ग्रेट फिनिश, क्रेडिट टू लेवेंडोस्की। बट आई थिंक वो जो असिस्ट गुंडोगान ने दिया है दैट वाज सम क्लास यार। वो सिटी का डीएनए आ रहा भाई, ऐसा लग रहा था वहां से देख right. जो सिटी में फर्स्ट टच बॉल आप रोटेट कर रहे होते हो, इतना टेलीपैथिकली आप अंडरस्टैंड करते हो अपने स्ट्राइकर के रन्स, वो गुंडोगान का एक्सपीरियंस वहां पे जोर जोर से बोल रहा था कि भाई ये मतलब दिस इज व्हाट आई हैव डन, हां दिस इज व्हाट आई हैव डन ऑल माय लाइफ। तो a great spot by Gundogan to find Lewandowski, and Lewandowski का भी मैं as I said I think अगर ये 1-2 महीने पहले का Lewandowski होता ना तो I would not have been surprised अगर ये गोल वो मिस कर देता। और तो गोल इतना मुश्किल था नहीं, बट वो ये ना when things are starting to go for you तब फिर वो धीरे धीरे आपके गोल भी आने शुरू होते हैं। Exactly. तो it was nice to see कि Lewandowski also got a goal at least। यहाँ से गेम 2-2 हो चुका था। अब यहाँ पे within I think 3-4 minutes once again ग्रेनाडा स्कोर करती है वंस अगेन फ्रॉम अ हेडर। वुड यू से, क्योंकि इस मैच में हम देखें पहला गोल भी क्रॉस से आया था, ऑल्दो वो उसने भाई शूट करके मारा था, दूसरा गोल भी काइंड ऑफ यू कुड से क्रॉस पे वो हेडर ने क्लियरेंस नहीं दी कुबारसी ने हेडर से, वरना वो भी क्लियर हो जाता। थर्ड गोल भी हेडर से ही आया क्रॉस के थ्रू। डू यू थिंक यहाँ पे बार्सा का एक पैटर्न हमें दिख रहा है कि वो बॉक्स में डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं एरियल बॉल्स? आई थिंक ये जो एरियल्स वाली चीज़ है ये तो हमने स्पेसिफिकली इसी मैच में देखी है, तो आई वोंट से कि थ्रू आउट द सीजन ऐसा कुछ पैटर्न दिखा या हमें इस चीज़ में हम लोग बेटर हो सकते हैं। दिस वॉज वन ऑफ दोज गेम्स जहाँ पे आप लोग हेडर से ही बीट हो गए, बट आई डू थिंक कि दे डिफेंडेड टेरेबली भाई। मतलब मुंह उठा के कोई भी टीम आ रही है और आप 5 या 3 गोल खा जा रहे हो अपने घर के अंदर, तो वो चीज़ तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। मैं आऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एनालिसिस। मीनवाइल क्या होता है 3-2 स्कोर हो जाता है तो नाउ वी हैव टू हैव अटैकिंग सब्स्टिट्यूशंस, तो फर्मीन वगैरह आ जाते हैं क्रिस्टेंसन की जगह, रफीना आ जाता है कैंसेलो की जगह पे। बाय द वे दिस वाज आल्सो इंटरेस्टिंग टू सी कि यमाल को सब्स्टिट्यूट नहीं करा। हाँ, रफीना से बोला तू लेफ्ट विंग पर खेल, तो ये आज से 2 महीने पहले ऐसा नहीं हो रहा था। हाँ। तो दिस इज आल्सो अ वेलकम चेंज इन माय ओपिनियन, बट रफीना लेफ्ट विंग पे कितना ही इफेक्टिव होगा वो भी सोचने वाली बात है। मतलब आई वंडर कि क्या वो उतना अच्छा कर पाएगा या फिर उसका गेम लिमिट होगा थोड़ा सा, बिकॉज ही गेट्स वन डायमेंशनल विद द लेग। मुझे लगता है कि उसका राइट विंग पे जब भी वो खेल रहा होता है या तो वो कट इन करके दूर से एक शॉट लेने का ट्राई करेगा अननेसेसरली, या तो फिर वो विंग पे हक करके क्रॉस दे देगा। तो वो लेफ्ट विंग से वो कितना ही कुछ कर सकता है या फिर वो एकदम ही क्रॉसर ही बन जाएगा सिर्फ वहां पे जाकर। राइट, वो सोचने वाली बात होगी। ऑफ कोर्स अभी इंजरी से अभी जज कर नहीं सकते ज्यादा। बट देन यमाल का जो गोल आया, पहली बात तो यार क्रेडिट टू हिम कि उसने वो इंटेंसिटी दिखाई कि वो बॉल पीछे से विन करने गया। राइट, यूजुअली यू वुड नॉट सी अ लॉट ऑफ बार्सा प्लेयर्स पुटिंग इन दैट अमाउंट ऑफ एफर्ट जब आप 3-2 डाउन हो और आप ऑलरेडी 70-80 मिनट हो चुके गेम में। तो आई थिंक सबसे बड़ा क्रेडिट तो वहीं पे जाता है कि उसने बॉल लेने का अटेम्प्ट करा, एंड व्हेन ही वन दैट बॉल जिस डिस्टेंस से उसने नियर पोस्ट पे बीट करा कीपर को, मतलब तुम क्या ही बोलोगे उस गोल के बारे में। आई थिंक मतलब कीपर को आप कह सकते हो कि ये रोक लेनी चाहिए थी, बट आई थिंक बहुत अनएक्सपेक्टेड थी वो चीज़। और इफ यू लुक एट द स्लो मोशन रिप्ले ऑफ दैट तो वो भी लाइक लेजेंड एकदम ही कोने में मारी है उसने। एंड क्रेडिट टू द शॉट पावर आल्सो, हाँ, डेफिनेटली इतने डिस्टेंस से अगर आपको कीपर को नियर पोस्ट पे बीट करना तो बॉल बहुत तेज होनी चाहिए। एंड जो भी शूट ले रहा है यमाल एक्चुअली में इट इज प्रूविंग टू बी क्वाइट थ्रेटनिंग। जब भी वो ऐसे कट इन करके शूट लेता अपने लेफ्ट लेग से तो हमेशा कभी पोस्ट पे लग जाएगा, कभी क्रॉसबार पे लग जाएगा, कभी जस्ट बच जाएगा, कभी कर्ल होते हुए जस्ट साइड से निकल जाएगी। तो जब भी वो शूट ले रहा है तो इट इज प्रूविंग टू बी क्वाइट थ्रेटनिंग। Would you say कि he has been the biggest positive for Barcelona this season so far? यमाल आई थिंक, हाँ आई थिंक गावी हो सकता था अगर वो, बट गावी तो चलो पिछले सीजन बन चुका था ना, आई थिंक हो गया था, बट इस सीजन जो उसने अपना दिखाया था क्योंकि ही वाज प्रूविंग टू बी बार्सास बेस्ट प्लेयर जो कि लास्ट सीजन तक नहीं था। दिस सीजन वाज सपोज्ड टू बी हिज नेक्स्ट लेवल। हाँ, आई थिंक वो थोड़ा एक साइड चीज हो गई, बट वही बात है कि बार्सा में जब भी कोई जाता है तो कोई ना कोई आ ही जाता है बच्चा। यमाल वाज दैट गाय यहाँ पे। एंड आई रिमेंबर जब उसका फर्स्ट मैच था जब वो लेफ्ट विंग पे खेला था, एंड वो 15 मिनट में सब लोग कह रहे थे कि तो तगड़ा प्लेयर है, मेसी हाँ। और तब जितने भी मड्रिड फैंस है, जो भी ऑपोजिशन फैंस है, सब कह रहे थे कि क्या फालतू चीज़ कर रहे हो 15 मिनट में, अभी क्यों बोल रहे हो फालतू में। बट हाँ भाई खेल तो अच्छा रहा ही वो बंदा। नहीं, बट आई स्टिल स्टिक विद दैट। नहीं, हाँ, ज्यादा हाइप मत करो, लेट हिम ब्रीथ। 16-17 साल का है वो। बट एनीवे इसके बाद ना क्या होता है भाई, गेम लेवल हो चुका है एंड गेम इसी के चक्कर में दोनों टीम्स थोड़ा सा जीतने के लिए जा रही थी, गेम थोड़ा इवन हो चुका था। ग्रेनाडा ग्रू इन कॉन्फिडेंस, but somehow we managed till the 90th minute. We could not score a goal.
8 मिनट का इंजरी टाइम मिलता है हमें, एंड ग्रनाडा ने यहाँ पे थोड़ा वो लो क्लब वाली मेंटालिटी दिखाई कि अब हम 90 मिनट तक पहुंच चुके हैं, हाँ अब बारसा ही अटैक करने जाएगी विनर के लिए, बिकॉज वो घर पे खेल रहे हैं एंड उनको मतलब ला लीगा जीतने के लिए जाना है। हम तो आई थिंक ये लोग 19th पोजीशन में है, तो इनके लिए था कि अभी 8 मिनट सर्वाइव करने हैं, एंड देन दे गॉट अगली, टाइम वेस्टिंग कर रहे हैं, सब पीछे आए हुए हैं, एंड समहाउ दे मैनेज्ड, क्योंकि हमने क्वाइट फ्रैंकली उन 8 मिनट में कोई एक भी क्लियर चांस क्रिएट करके नहीं दिया। एक बीच में गोल आया था, वो ऑफसाइड गोल हो गया था फर्मिन लोपेज का, दैट वाज वे बिफोर दो। ऑल इन ऑल दिस गेम एंडेड विद 66% पोजीशन फॉर अस। इस हाफ में हमने इंप्रूवमेंट दिखाया, पहले हाफ में हमने सिर्फ 2 शॉट लिए थे, अभी हमने 9 शॉट और लिए, तो 11 शॉट हमारे टोटल हो गए थे, विच वाज इक्वल टू देम एज वेल। उन्होंने भी काफी शॉट लिए, 2 से ज्यादा की हमारे XG भी आई बहुत टाइम बाद, दैट वाज आल्सो नाइस टू सी। बट वंस अगेन दिस शुड बी अ फ्रस्ट्रेटिंग परफॉर्मेंस अगर हम रिजल्ट की बात देखें तो। आई थिंक इस गेम को मैं सम अप करूं, बारसा के लिए गोइंग फॉरवर्ड अटैकिंगली बहुत पॉजिटिव्स थे, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड, बट डिफेंसिवली उतने ही नेगेटिव्स भी थे। यू कैन नॉट पुट इन दिस परफॉर्मेंस एट होम भाई, तुम 3 गोल खा रहे हो 19th रैंक टीम से। बाय द वे ग्रेनाडा लास्ट टाइम जब शायद जीती थी बारसा से, तब वो 2019-20 वाला सीजन था जब कीके सेटियन आया था, एंड मतलब उसके बाद आपने घर पे ड्रॉ करवा दिया। दिस वाज क्वाइट सैड टू सी, एंड इसके चलते हुई नाउ लेट्स कम टू द टेबल एंड हैव अ डिस्कशन ऑन ला लीगा। 10 पॉइंट पीछे हो चुकी है बारसा, 10 पॉइंट पीछे हो गई रियल मैड्रिड से, एंड आई थिंक सबसे बड़ा ये गेम था उनके लिए क्योंकि गेम बहुत ईजी था। सेकेंडली कि जिरोना हार गई थी रियल मैड्रिड से, तो अगर ये मैच वो लोग जीत जाते तो दे वुड हैव बीन जस्ट 3 पॉइंट्स बिहाइंड जिरोना, सिर्फ एक गेम की बात थी। तो मैं आई वॉज डिस्कसिंग दिस अर्लियर ऑल्सो, मैं ये कह रहा था कि अगर ये गेम जीत जाती ना तो जनरली वो फिर से वो टाइटल रेस के शाउट्स मारने लग जाती, क्योंकि वो सेकंड आ सकती थी। जिरोना के पास, जिरोना से एक हेड टू हेड मैच होता, वो जीत जाते तो वो सेकंड भी आ सकते थे। बट यहीं पे अगेन हम लोग कह रहे हैं कि जिरोना कहीं स्मॉल क्लब मेंटालिटी अंदर दिखा दे बाद में जाके, जो कि उन्हें रियल मैड्रिड के अगेंस्ट दिखाई। बारसा भी पता नहीं क्यों इतना क्या कर रही है आजकल, वो 15th प्लेस टीम विलारियल से 5 गोल खा गए, यहाँ पे 19 टीम ग्रेनाडा से 3 गोल खा गए, सारे घर पे, हाँ सारे घर पे। तो बहुत अच्छा चांस था बारसा के पास, बट दे डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। व्हाट डू यू थिंक गोइंग फॉरवर्ड, अब ला लीगा का क्या एक वो सूरत होने वाली है एट द एंड ऑफ द सीजन? अभी जैसा हमारा अभी आई थिंक 15 मैचेस और बचे, 14 मैचेस और बचे, अभी 14 और बचे हैं ना, और अभी बारसा 10 पॉइंट पीछे है। हाँ। तो मतलब मैड्रिड को 3 मैच हारना और 1 ड्रॉ करना है। अब बारसा को अपने 14 के 14 मैचेस जीतने हैं। तो मतलब आई थिंक वी कैन अज्यूम कि मैड्रिड का ऑलमोस्ट नहीं, मैड्रिड आई थिंक लीग तो हम जीत रहे हैं। जिरोना और मैड्रिड में कितना फर्क है? 5 पॉइंट। तो 2 मैचेस, मतलब जिरोना अपने सारे मैचेस जीते एंड मैड्रिड अभी अपने 2 मैचेस हारे। हाँ नहीं हो रहा, लीग तो हम ले जा रहे हैं इस बार। मतलब वैसे तुम कहोगे कि जिरोना भी बाहर हो गई है? आई थिंक नहीं जीत पाएंगे, अब बहुत डिफिकल्ट है। पक्का है भाई, मैड्रिड कुछ साइन ही नहीं दिखा रही, कुछ भी, कितने भी प्लेयर चले जाए लोग तब भी खेल जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि चाहे कितने प्लेयर्स इंजर्ड हो जाए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, हम लोग कुछ ना कुछ करके निकाल लेंगे गेम्स। डू यू थिंक जब यूसीएल के सेमीज तक अगर जब आएंगे या क्वार्टर्स तक आएंगे तब ये प्रॉब्लम आने? नहीं, मुझे लग ही नहीं रहा। भाई इट इज लुकिंग टू गुड राइट नाउ। कैसे हो सकता है कि हम लोग इतनी इंजरीज के बाद, इतने मेन प्लेयर्स जाने के बाद, पूरा सिस्टम चेंज होने के बाद, विनीशियस का टाइम इंजर्ड था इस टाइम पे, अब बेलिंगम हो गया बिना स्ट्राइकर के। हाँ, बिना स्ट्राइकर के कुछ ना कुछ करके निकाल ले रहे हैं हम। डू यू थिंक अगर इस साल ये लोग यूसीएल जीत गए, मान लो, अभी ला लीगा पे नहीं बात करूंगा 2 सेकंड, तो दिस कैंपेन वुड बी बेटर दैन और मोर स्पेशल दैन द 21-22 कैंपेन? स्पेशल तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो यूसीएल जीता जो हम लोग थे उस टाइम पे, वो ब्यूटी कुछ ज्यादा ही अलग थी उसकी। बट वो टीम भी तो कितनी बहुत थ्रिलिंग। हाँ ट्रू, बट आई थिंक को देखो ना, मतलब कह सकते हैं कि वीक टीम के साथ जीत गए, बट वही बात है ना कि आप यू रिमेंबर दोज मोमेंट्स, और जो आइकॉनिक मोमेंट्स थे उस यूसीएल कैंपेन में। तो अभी आने तो 2 राउंड ऑफ 16 शुरू। हाँ, क्या पता इस बार भी आ जाए, बट एज ऑफ नाउ इट सीम लाइक कि वो तो बेस्ट यूसीएल कैंपेन है, चाहे उसमें रोनाल्डो भी नहीं था तब भी मैं यही कहूंगा। एंड व्हाट अबाउट बारसा भाई, क्योंकि 10 पॉइंट पीछे है, वेयर शुड दे फिनिश एट द एंड ऑफ द सीजन? आई थिंक 3rd आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। एटलेटिको मैड्रिड भी हार गई है। एटलेटिको मैड्रिड हार गई है, एंड द फैक्ट इज कि मोराटा इंजर हो गया, एंड वो कुछ रोते रोते गया, तो शायद वो भी कुछ शायद महीने भर के लिए बाहर है। तो वो उनका टॉप स्कोरर था एथलेटिको का इस सीजन, अहेड ऑफ ग्रीजमैन। तो थोड़ी एक वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी उन्हें कि कौन उसे रिप्लेस करेगा, एंड आई थिंक बस उन्हें जीतने हैं बारसा को अपने मैचेस, तो वो 2nd 3rd में से कहीं ना कहीं आई जाएंगे। दे जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ देयर बिजनेस, और चाहे बाकी टीम्स ड्रॉप करेंगी ही करेंगी, राइट, एज लॉन्ग एज दे फोकस ऑन देमसेल्व्स। 2nd 3rd हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे। तो ठीक है भाई, यहाँ से हम लोग मूव ऑन करेंगे प्रीमियर लीग पे। लेट्स स्टार्ट विद सिटीज गेम। राइट, एवर्टन के अगेंस्ट था, एंड इस मैच की खासियत ये थी कि अगर सिटी ये मैच जीत जाती
तो टेबल टॉप पे हाँ अभी लिवरपूल आ गई है फॉर द टाइम बिंग बिकॉज दे हैव वन मोर गेम, बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो सिटी इज ऑन द टॉप टॉप पे। हाँ भाई सिटी का पहली बात तो स्टार्ट हुई, अभी तक ये था कि भाई थर्ड आ रहे हैं, फोर्थ आ रहे हैं, आर्सेनल ऊपर चल रही है, टॉटनहम बीच में ऊपर आ रही है, एस्टन विला थर्ड हो गई थी बीच में, एंड नाउ जैसे ही साल नया शुरू हुआ है अभी चल रहा है कि सिटी तो टॉप पे आ रही है भाई सीधा। क्या ये एकदम से चेंज कैसे हो रहा है? आई थिंक बाकी टीम्स का कुछ मैचेस हारना, जैसे और अभी इनके जो ये गेम इन हैंड इतने सारे बचे थे सारे जीत गए, प्लस जैसे अभी लिवरपूल आर्सेनल का होता उसमें आई थिंक लिवरपूल हार गई थी, तो उसकी वजह से सिटी बीच में टॉप पे हो गई थी, फिर अभी एक मैच ज्यादा होके लिवरपूल वापस टॉप पे हो गई है। आई थिंक अल्टीमेटली तो ये इन दोनों के बीच में होने वाली है जो भी लोग जीतेंगे। आर्सेनल तो थर्ड या फोर्थ, अच्छा टॉप 4 में आ जाएगी, बट आई थिंक थर्ड फोर्थ में भी पक्का नहीं है कहाँ पे आएंगे। शुड दे बी डिसअपॉइंटेड अगर वो सेकंड नहीं आ रहे? नहीं यार पता नहीं, चलो इसके ऊपर अभी एंड में बात करेंगे, डिस्कस द प्रीमियर लीग। कमिंग बैक टू सिटी, घर पे मैच था, लेट्स डिस्कस देयर लाइनअप वेरी क्विकली। एडिसन स्टार्ट करा था अपना बिटवीन द स्टिक्स, पीछे भाई आके अकांजी, डियाज और स्टोन्स, 4 सेंटर बैक थे ऑन पेपर, बट ये पोजीशन क्या होगी मैं बताऊंगा। आगे एक सिंगल पिवट था ऑन पेपर, वन सेकंड रॉड्री, उसके आगे हमारे पास डोकू और फोर्डन विंग्स पे थे, राइट विंग पे फोर्डन, लेफ्ट पे डोकू, बीच में अल्वारेज और नूनेस थे, एंड अप टॉप हालैंड भाई फाइनली मेड द इम्पैक्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डे ब्रुयने स्टार्ट नहीं कर रहा था, इसके पीछे क्या रीजन लगता है तुम्हें? आई थिंक मे बी रेस्ट दिया हो, जस्ट अभी इंजरी से आया तो ही माइट नॉट वांट टू स्टार्ट हिम इन ऑल द गेम्स, एंड प्लस गेम भी बड़ा इजी होना था फ्रैंकली स्पीकिंग, तो हुआ नहीं अल्टीमेटली, राइट, एंड इसलिए शायद सब्स्टिट्यूट करा भी गया उसे वापस अंदर, बट आई थिंक ऑन पेपर इट शुड हैव बीन एन ईजी गेम, तो इसलिए मे बी रेस्ट कराया गया उसे। बट अब आते हैं कि भाई फर्स्ट हाफ में ये लोग कैसे खेल रहे थे। जब इनिशियली गेम शुरू हुआ था ना, तो इनकी फॉर्मेशन लग रही थी मुझे 2-3-4-1 ओके ठीक है, कि बेसिकली पीछे अपना रूबन डियाज और आई थिंक रूबन डियाज था एंड आके था, ठीक है, okay. आगे इन द मिडफील्ड दे हैड रॉड्री, उसके साथ स्टोन्स और अकांजी दोनों साथ में चढ़े हुए थे पिवट में, एंड फिर उसके आगे वो अपने 4-1 की लाइन आगे सेम थी कि भाई डोकू एंड फोर्डन विंग्स पे थे, अल्वारेज नूनेज आगे थे, और उसके आगे था अपना हालैंड। बट द फैक्ट के पीछे से 2 सेंटर बैक खेल रहे थे लिटरली, एंड वो पूरा खुले हुए थे पीछे से, एंड फिर भी पूरा चढ़े हुए थे, राइट, कि देयर इज नो ब्रीदिंग स्पेस फॉर एवर्टन, एवरीबडी इज पुश्ड मतलब into their box. That was very interesting to see. Eventually as the game progressed, after the first 10, 15, 20 minutes, फिर वो स्टोन्स पीछे आके बैक 3 बनाने लग गया था, एंड अकांजी और अपना रॉड्री डबल पिवट में थे। डू यू थिंक स्टोन्स का इस साल रोल ये ही इज हेल बेंट ऑन चेंजिंग गॉर्डियोला? आई थिंक क्योंकि ही हैज बीन सो गुड विद रॉड्री इन द डबल पिवट, राइट। आई थिंक पॉइंट वही है कि वो भी बड़े टाइम बाद आया, एंड मे बी दे हैड सम डिस्कशन कि हो सकता है चेंज हो जाए रोल, क्योंकि अकांजी का भी हम लोग देखे, लाइक वी आर सेइंग कि इस बार इस मैच में आगे आया था अकांजी, द लास्ट टाइम दैट हैपेंड उसमें भी कुछ 7-8 गेम पहले हुई थी वो चीज़, एंड दैट डिड नॉट पैन आउट वेल फॉर मैनचेस्टर सिटी। अकांजी को काफ़ी क्रिटिसिज्म आया था कि ही कांट प्ले दैट स्टोन्स रोल, तो इस गेम में आ गया, दैट डज नॉट मीन कि अकांजी को आप आगे भी यही देखोगे, एंड स्टोन्स इस टाइम पे सेंटर बैक पे, दैट ऑल्सो डज नॉट मीन कि वो आगे सेंटर बैक में ही देखेगा। दिस इज टोटल फुटबॉल, आगे कोई भी कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। भाई ये अभी हम मैड्रिड की बात कर रहे थे, द सेकंड टीम इज सिटी, कि दिस इज एक्चुअली अ जोक, कोई भी कहीं भी खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, राइट। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ऐसा बारसा फैन तुम इमेजिन करके देखना, जितने भी लिस्टनर्स हैं हमारे जो बारसा फैन है, चावी अगर कल को ये चीज करना शुरू कर दे, जो कि उसने थोड़ा बहुत करा भी है कुछ हद तक, कि डियोंग के साथ कभी पेड्रो खिला देता है, कभी गुंडोनो खिला देता है, कभी क्रिस्टेंसन खिला देता है, बट इफ ही एक्चुअली स्टार्ट्स डूइंग इट विद ऑलमोस्ट एवरीवन ऑन द पिच, हम लोग वी विल लूज आवर माइंड्स, बिकॉज वी नो कि चावी रिजल्ट शायद नहीं निकलवा पाएगा। बट व्हेन Guardiola does it, ना ही सिर्फ रिजल्ट आते, बट द प्लेयर्स ऑल्सो लुक सीमलेसली वेल राइट इन एवरी पोजिशन। ये कोई जादू ही है भाई, आई हैव नॉट सीन दिस विद मेनी मैनेजर्स। मतलब मुझे लगता है कि ये अलग लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए जो कि हर कोई नहीं कर सकता। मतलब क्लॉप कभी मैंने कभी देखा नहीं है डेफिनेटली। सो नाउ आई थिंक टू समराइज द फर्स्ट हाफ, देन विल गो इनटू द डिटेल्स। इट वाज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग वन, कि गोल नहीं आया, सिर्फ गोल की बात नहीं है। आई थिंक द परफॉर्मेंस जो सिटी ने पहले हाफ में दी है, बहुत लेजी, लिथार्जिक, ये 2 वर्ड है ना, ये दिमाग में आ रहे थे उनकी परफॉर्मेंस देख के, कि बॉल फ्लो में लोगों के अंदर एनर्जी नहीं दिख रही है। एक वो विल होती है ना कि मुझे गोल मारना ही मारना है, वो नहीं लग रही थी इतनी। बहुत फास्ट पेस गेम नहीं था और इंटेंसिटी भी काफी कम थी। ऐसा लगा था कि मतलब दे आर नॉट गिविंग देयर ऑल टू स्कोर दैट फर्स्ट गोल, राइट। एंड डिस्पाइट दैट दे हैड 10 शॉट्स, ठीक है।
बट इसके पीछे की कहानी क्या है, 10 शॉट में से एक भी टारगेट पे नहीं था। ओके, ये प्रॉब्लम थी। XG अगर मैं आपको बताऊं 0.7, सिटी से आपको फर्स्ट हाफ में 0.7 की XG देखने को मिल रही है। ये आई थिंक बहुत कंसर्निंग था, एंड ये मैंने पिछले 2-3 मैचेस से नोटिस करा सिटी के साथ कि पहला हाफ जो है अच्छा नहीं जा रहा। हमने शायद लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि जब सिटी ने वो एक रिकॉर्ड बनवा दिया था दूसरे प्लेयर का, 9 सेव जो उसने कर दिए थे फर्स्ट हाफ, हाँ, कि उसमें भी XG ऐसा कुछ नहीं थी, राइट, बट दे वर टेकिंग देयर शॉट्स। तो ये जो चांस क्रिएशन की बात है ना, दैट इज क्वाइट कंसर्निंग, बिकॉज जब De Bruyne नहीं होता है, then who is exactly creating that many chances for City? Right now, there does not seem to be an answer. Okay. That was a concern for me. In fact, Everton को तो बीच में they had more possession also. बीच में ऐसे 5-10 मिनट का एक प्ले आया था, आई थिंक आधे घंटे के बाद, जब एवर्टन डोमिनेट कर रहे थे सिटी को, तो इट वॉज क्वाइट क्लियर कि सिटी अपने एलिमेंट्स में है नहीं अभी। एंड इसमें एक और मैं नाम लूंगा हालैंड का। फर्स्ट हाफ में ही वॉज नॉन एग्जिस्टेंट, मैंने ये चीज सुनी है काफी, थे उसके, राइट, एंड सबसे कम टचेस थे उसके ऑन द पिच कीपर्स को मिलाकर। आई थिंक सोशल मीडिया वगैरह पे भी काफ़ी बात हुई है इस चीज़ के बारे में। वही मतलब कुछ लोग थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस चीज़ को इस बारे में, एंड कुछ लोग दूसरे कैंप में जो कह रहे हैं भाई गोल तो मार दी ना उसने अल्टीमेटली, इसका जॉब ही यही है। हाँ, जॉब ही यही है। सो सोशल मीडिया में भी यही नैरेटिव फैला हुआ है कि हालैंड वाज दैट गाय जो कि फर्स्ट हाफ में एकदम ही एग्जिस्टेंट नहीं था, कुछ दिख नहीं रहा था कहीं पे, एंड सेकंड हाफ में भी लाइक अपेरेंटली पीपल आर सेइंग कि सेकंड हाफ में भी गोल आने से पहले तक ही वाज नॉट दैट एक्टिव, मतलब राइट। सिटी का गेम भी थोड़ा वैसा था कि मैं ये बताऊंगा कैसे 70th मिनट तक दे वर काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग एज वेल। बट नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड हाफ, बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई De Bruyne और वॉकर दोनों अंदर आ जाते हैं गेम में। गॉर्डियोला रियलाइज कि भाई अभी गेम ऐसे खुल नहीं रहा है, हाँ। तो इनको खोलने के लिए भी De Bruyne चाहिए हमें। वॉकर भी आता है, अकांजी और नूने सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। अब De Bruyne आता है तो गेम में थोड़े चांसेस क्रिएट होने शुरू होते हैं। देयर इज नो डाउट कि सिटी सेकंड हाफ शुरू होती डोमिनेट कर रही थी, उसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, बिकॉज ये पैटर्न रहा है कि सिटी पिछले 2-3 मैचेस में फर्स्ट हाफ में थोड़ा लेथार्जिक लगते हैं, बट सेकंड हाफ पूरा डोमिनेट कर रहे होते हैं, एंड देन इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि कब वो पहला गोल आने वाला है, राइट। एंड ऐसा लग रहा था दे वर नॉकिंग ऑन द डोर कि कभी ना कभी तो गोल आएगा, बट कब आएगा एग्जैक्टली, बिकॉज 70 मिनट हो चुके थे गेम के अंदर, एंड येट दे हैड 0 शॉट्स ऑन टारगेट। ओके, ये प्रॉब्लम है भाई कि भाई अब De Bruyne को भी ले आए, हालैंड भी खेल रहा है, फोर्डन भी खेल रहा है, अल्वारेस भी है, सब है, लेकिन आप शॉट ऑन टारगेट ही नहीं ले पा रहे। 25 मिनट हो चुके हाफ टाइम के बाद से, सब आ चुके, उसके बाद भी आप शॉट ऑन टारगेट नहीं ले पाए। बट देन हालैंड आता है, तुमने देखा उसका गोल? हाँ, पहला वाला गोल देखा है? पहला वाला कौन सा था? जो सर रॉन्ग फुट से मारा था, भर के पलट के जो मार दिया था ना एकदम से। हाँ, देखा था भाई, वो इट्स नॉट नॉर्मल, राइट। पहली बात तो बैड क्लियरेंस इनसाइड द बॉक्स बाय एवर्टन। सिटी का कॉर्नर था, अपने बॉक्स के अंदर ही वो लोग क्लियर नहीं कर पाए बॉल को, इट लैंड्स टुवर्ड्स हालैंड अपने राइट फुट से, जो कि उसका रॉन्ग फुट है। भाई उस शॉट की पावर देखो कितनी थी, वो जब उसने मारी उसका सीधा गोल के अंदर ही दिखी, बीच में पता ही नहीं चला। वो इट इज नॉट नॉर्मल भाई। मुझे नहीं, मतलब मैं लेवेंडोस्की अभी तुम ले लो, रोनाल्डो ले लो, रोनाल्डो तो चलो अभी वो सऊदी में खेलो, उसकी क्या बात करूं मैं, बट जितने भी टॉप स्ट्राइकर्स है, हैरी केन ले लो, भाई कौन ही है जो इतने कस के मार रहा है शॉट? वो है चीज हालैंड के साथ, एंड आई थिंक वो गोल देख के भी लगा था दैट वाज अ प्रॉपर रोबोटिक फिनिश। मतलब किसी ने बटन दबा दिया और वो पैर आ गया इतनी तेजी से और वो गोल चला गया डायरेक्टली अंदर। ही स्कोर्ड दिस आफ्टर 77 डेज इन द प्रीमियर लीग। 77 डेज के बाद प्रीमियर लीग गोल, स्टिल द टॉप स्कोरर। अब तो हाँ 2 गोल मार दिए, एंड फिर वही ये एक गोल आता है, एंड देन द गेट्स ओपन। इसके बाद फिर ऑन द काउंटर सिटी De Bruyne के थ्रू, De Bruyne लेज इट ऑफ फॉर हालैंड। आई थिंक हालैंड उस टाइम पे जस्ट मतलब जो हाफ लाइन होती है ना पिच की, उसके जस्ट आगे ही था, बहुत ज्यादा दूर नहीं था, या थोड़ा ज्यादा आगे होगा, एंड ही वाज 1v1 विद अ डिफेंडर, उसको आउट रन करना था। अब हालैंड भाग रहा है, डिफेंडर साइड से कोलाइड करने के लिए आ रहा है, हालैंड ने उसको धक्का देके गिरा दिया भाई, राइट। एंड पता ही मतलब मैं ये पूछूंगा सब लोगों से, सब काउंट करके बताना, जब वो मोमेंट आ रहा था एवरीबॉडी न्यू कि कोलाइड करने वाले, इसी तरीके से हालैंड को रोक सकते हैं। एक वो अपर एज जो होती है ना, सबके दिमाग में शायद हालैंड के ऊपर ही थी। यूजुअली होता है कि डिफेंडर आउटपेस करके, या फिर आउटपेस तो नहीं तो आउट मसल कर देगा, बट हालैंड के साथ लगा था कि ये तोड़ने के मूड में है, राइट, कि वो डिफेंडर को तोड़ देगा, एंड वो बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में गिरता है अल्टीमेटली, ऐसे मुंह के बल नीचे। बहुत ह्यूमिलेटिंग था उसके लिए वो चीज एक्चुअली में, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हालैंड डू दिस। पहले भी लास्ट सबसे बड़ा हैक है हालैंड का मेरे ख्याल है, और लाइक बुंडेसलीगा में तो एक बार किमिक ने उसके ऊपर फाउल करने की कोशिश करी थी, एंड ही गॉट इंजर्ड। हां, हालैंड दौड़ता हुआ चला गया।
तो अगेन दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, बट हाँ बहुत इंप्रेसिव चीज़ है हालैंड की है। एंड फिर वही भाई वहां से गेम 1-1 इट वाज था, डन, हाँ। मतलब 2-2 हो गया, गोल उसने मार दिया वहां से, सिल्वा और ग्रीलिश वगैरह भी बाद में आ गए थे, थोड़ा गेम टाइम उनको भी मिल गया, एंड विद दिस सिटी वेंट टू द टॉप। हाँ ठीक है, गेम से सबसे बड़ा टेक अवे यही होगा, पहली बात तो हालैंड इज फाइनली बैक, द फिनिश दैट ही क्रिएटेड इन दैट फर्स्ट शॉट, क्योंकि सेकंड शॉट में तो सेकंड गोल में तो वो ज्यादा कुछ था नहीं करने को, वो मेन था कि डिफेंडर को कैसे तोड़ना है, उसके बाद इट वाज 1v1 विद द कीपर, बट जो फर्स्ट गोल में जो शॉट मारा है, आई थिंक वो एक अच्छा साइन था इन माई ओपिनियन, इन द सेंस कि पूरे मैच आप कट ऑफ हो 70 मिनट के लिए, बट जैसे ही आपको एक वो चांस मिला तब आपने भाई यू वर नॉट लुकिंग रस्टी एट दैट पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। राइट। सेकंड पॉइंट इज कि डिब्रोइना जब आ रहा है तभी चांस क्रिएशन हो रहा है, एंड डिब्रोइना इज दैट एक्स फैक्टर इन द टीम। राइट। इट इज नॉट हालैंड, इट इज नॉट अल्वारेज, इट इज नॉट स्टोन्स और रॉड्री राइट नाउ, इट इज डिब्रोइना। तो क्या डिब्रोइना पे हम लोग ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, वो सोचने वाली बात है। लास्टली ग्रीलिश को अभी भी नहीं चांस मिल रहा हाँ, भाई, मैं सबसे पहले पूछने वाला था, क्योंकि गॉर्डियोल भी इस बार नहीं था जो कि लेफ्ट मिड बना हुआ है, दिस टाइम इट वाज डोकू, फिर भी ग्रीलिश को नहीं चांस दिया जा रहा। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्या है एग्जैक्टली। आई थिंक मैं तो अगेन मैं व्यूअर्स से कहूंगा, अगर इजी मैच था हाँ, जिसमें डिब्रोइना को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट, सिमिलरली मे बी दिस कुड हैव बीन यूज्ड एज अ चांस टू गिव ग्रीलिश सम गेम टाइम आल्सो, बट व्हाई वाज डोकू प्रेफर्ड, राइट। तो आई वंडर। आई थिंक जितने भी सिटी फैंस हैं, अगेन व्यूअर्स से मैंने उस वीडियो में कहा था, तुम लोगों ने बताया नहीं भाई। जो भी लोग जिनको पता है सिटी के बारे में प्रॉपर्ली, क्योंकि ग्रीलिश के बारे में ना कोई आर्टिकल है, ना कुछ लड़ाई का रिपोर्ट करा गया है, ना कुछ परफॉर्मेंस इशू बताया गया है, सडनली ही इज आउट ऑफ द टीम। ही इज रिलाइंग लेस ऑन ग्रीलिश नाउ, हो सकता है, बट वही बात है कि क्या रीजन है एग्जैक्ट, वो तुम लोग बताना भाई। बट नाउ मूविंग ऑन टू द अदर साइड ऑफ द मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करते हैं, जिनका एस्टन विला के साथ मैच था, अवे मैच। नाउ एस्टन विला एवरीबॉडी नोस कि इस सीजन कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, धीरे धीरे वो अपने रंग दिखा रहे हैं, हाँ राइट, बट अप टिल नाउ काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी एस्टन विला, तो दिस वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट गेम। नाउ एस्टन विला वाज अगेन गोइंग विद 4-3-1, ऐसे ही जाती है वो, एंड यूनाइटेड भी 4-3-1 के साथ गई। ओनाना खेल रहा था यहाँ पे, ओनाना बाय द वे हैड अ ब्लाइंडर ऑफ अ गेम, बहुत अच्छा गेम गया उसका, सरप्राइजिंग। हाँ भाई, शॉ खेल रहा था, वरान मैग्वायर का सेंटर बैक डुओ था, एंड राइट बैक पे डालो था, कैसिमिरो और मेनू हमारे डबल पिवट में थे, एंड रैशफोर्ड, ब्रूनो, गर्नाचो खेल रहे थे। गर्नाचो अगेन ऑन द राइट विंग, रैशफोर्ड को अपनी प्रेफर्ड लेफ्ट पोजीशन पे स्टार्ट कराया गया, हाँ, एंड हॉलैंड अप फ्रंट। तो गेम का आई वुड से अगर मैं एक टोन सेट करूं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग गेम था, बहुत एंटरटेनिंग गेम था। इवन इन द फर्स्ट हाफ जब एक्चुअली में सिर्फ एक ही गोल पड़ा था, तो भी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग गेम लग रहा था देखने में, क्योंकि इट वॉज टोटली एंड टू एंड। इन द फर्स्ट 20-25 मिनट्स आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड वर प्लेइंग वेरी गुड, बहुत अच्छे ऑन द बॉल थे। नॉट सेइंग कि एस्टन विला अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, एस्टन विला वर इक्वली गुड, बट यू डोंट एक्सपेक्ट कि मैंने ये अपने नोट पे लिखी है चीज़ कि जितना एक्सपेक्ट करा था उससे बहुत बेटर खेली। ये यूनाइटेड के पिछले 2-3 मैच से जीतने का क्या सीन चल रहा है भाई? 3 मैच लगातार जीत गए हैं, कैसे हो रहा है भाई? मैं भी सोचा था कि थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं भाई, अभी वापस अपने लेवल पे लाना पड़ेगा धीरे, बट ये गेम भी, बट ऑल्दो ये गेम अच्छा खेले नहीं है लोग। अच्छा, स्टार्टिंग के 20-25 मिनट दे वर लुकिंग गुड, एज आई सेड बॉल पे अच्छे लग रहे थे, एंड चांसेस भी थोड़े थोड़े बना रहे थे, बट चांसेस कंसीड भी कर रहे थे। एस्टन विला पोजीशन सॉर्ट ऑफ डोमिनेट कर रही थी, मतलब बेटर एट कीपिंग पोजीशन, एंड आई थिंक जो मेन रीजन था व्हाई यूनाइटेड वर नॉट दैट ग्रेट एट कीपिंग पोजीशन आफ्टर दीज 20-25 मिनट्स वाज बिकॉज ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस। अच्छा, ही हैज नॉट बीन गुड भाई, एंड द ओनली रीजन व्हाई ही इज नॉट गेटिंग बेंच्ड इज बिकॉज कोई है नहीं और खिलाने को। और मतलब एक तो पहले तो कैप्टन है, हाँ भाई कैप्टन है, एंड सेकेंडली मेसन माउंट है आइडियल रिप्लेसमेंट उसकी, बट ही इज ऑल्सो इंजर्ड, तो आप कैसे खिलाओगे उसकी जगह पे? यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मे बी चेंज द सिस्टम, वो तो होगा नहीं भाई सबसे। गंजू भाई सबसे होगा नहीं वो चीज़। अच्छा, मतलब कभी करा उसने, जब से वो आया 4-2-3-1 ही देखने को मिली हमें हर मैच में, फॉर्मेशन तक चेंज नहीं देखी, फॉर्मेशन तक चेंज हो तो ही नहीं देखी हमें, पॉइंट वो है। तो आई थिंक वो चीज़ हमें नहीं देखने को मिलेगी, एंड ही इज जस्ट होपिंग कि ब्रूनो फर्नांडिस फॉर्म पे आ जाए, एज शुड ऑल द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। इसने हनीबॉल वगैरह को तो वही कर दिया, लोन कर दिया। हाँ, लोन कर दिया, वो भी खेल सकते थे। हनीबॉल मजाबरी नहीं हुआ, वो हो गया फकुंदो पाइस्त्री चला, पाइस्त्री, सॉरी, राइट, हाँ। बाकी गोल आ जाता है, एंड अगेन फ्रॉम रास्मस हॉलैंड, राइट। थोड़ा सॉर्ट ऑफ लकी गोल था आप कह सकते हो, क्योंकि अराउंड द 70th मिनट एक कॉर्नर मिलता है यूनाइटेड को, जो कॉर्नर लेता है शॉ, एंड मैग्वायर हेडर लेता है, एंड इट काइंड ऑफ लैंड्स ऑन रास्मस हॉलैंड, और बहुत सिंपल सा टैप इन मिल जाता है उसको, बट अगेन ही हैड टू बी प्रेजेंट देयर, ही हैड टू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसके भी गेट्स खुल गए गोल के, पिछले 5 मैच में 5 गोल हैं, और शायद 1 असिस्ट है, तो मैचेस से ज्यादा गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, राइट।
तो वी आर एक्चुअली सीइंग कि वो गोल मार रहा है, एंड आई थिंक अच्छी चीज़ है. ही इज ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस, एंड अभी भी बच्चा ही है, 20-20 साल का ही है शायद. तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं. जितने भी गोल मार रहे, इट इज़ अ बोनस राइट. तो अच्छा लगा वो देख के कि वो उसने एक गोल मारा. एंड एज आई सेड, एस्टन विला इसके बाद जो है थोड़ा डोमिनेट करने लगे पोजीशन. चांसेस भी, आई एम नॉट सेइंग यूनाइटेड नहीं बना रही थी चांसेस, बट एस्टन विला की चांसेस की क्वालिटी बहुत बेटर थी. लाइक काफी क्लोज आ रहे थे, बस गोल नहीं आ रहा था. वो भी क्रिटिसिज्म रहेगा अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द गेम. एमी मार्टिनेज कैसा था भाई? मार्टिनेज वाज डिसेंट भाई. मतलब बहुत कुछ करने को नहीं मिला उसे, क्योंकि इन द फर्स्ट हाफ यूनाइटेड का एक ही शॉट ऑन टारगेट था. 7 शॉट लिए थे, एक ही शॉट ऑन टारगेट था. वही गोल आ गया. हाँ, वही गोल आ गया. तो बहुत कुछ खास करने को था नहीं एमी मार्टिनेज के पास. वो जो रास्मस हॉलैंड ने गोल मारा, उसमें भी आप क्या ही करोगे जब एकदम सामने आपके प्लेयर शूट ले रहा है. राइट. बट ये ऐसे एंड होता है. एंड एस्टन विला जो है वो 10 शॉट लेती है फर्स्ट हाफ के अंदर, जिसमें से 3 ऑन टारगेट होते हैं. तो दे वर ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड. अब बात है सेकंड हाफ पे. सेकंड हाफ वॉज टोटली अबाउट एस्टन विला. यूनाइटेड वॉज टोटली स्विच्ड ऑफ पूरे गेम में. अच्छा. सेकंड हाफ में लास्ट 45 मिनट्स में तो स्टार्टिंग आते ही बहुत अच्छा चांस मिलता है. एंड इस पे गौर फरमाना सब लोग, मैं टैप इन बहुत ज़्यादा मेंशन करने वाला हूँ इस टाइम पे. सो स्टार्ट होता है एंड यूनाइटेड वर लुकिंग वेरी वल्नरेबल. बहुत इजीली चांसेस बना रहे थे. एंड इस लेवल का डोमिनेशन था एट टाइम कि यूनाइटेड अपने हाफ से भी आगे नहीं निकल पा रही थी. हाँ. इतना ज़्यादा क्रश करके रखा होता है एस्टन विला ने. काफ़ी बार यार. वही अल्टीमेटली क्रिटिसिज्म भी रहेगी वो चीज़. सो एक टैप इन चांस मिलता है 61st मिनट पे. 61st मिनट में थोड़ा पहले ही मिल जाता है, राइट. 50th मिनट के आसपास अपना किसको मिलता है, ये जेकब रैम्सी को. उसको मिलता है एंड वो ही शॉट स्ट्रेट एट ओनाना. तो अगेन वो बहुत अच्छा था. बाय दैट आई मीन कि एक लो क्रॉस डाला एंड वरान के आगे आके उसने शूट ली इनसाइड द 6 यार्ड बॉक्स. वहां से शूट ले रहा, आपने डायरेक्ट ओनाना पे मार दी. अच्छा. तो वो उस जो बॉक्स के अंदर का बॉक्स होता है, हाँ, वहां से आपने ओनाना पे मार दी. तो मतलब आप ओनाना को भी क्रेडिट दे सकते हो उस चीज में. क्योंकि यूजुअली कीपर जो डाइव कर जाता है किसी जगह पे, ही स्टूड स्ट्रेट वहाँ पे एंड स्ट्रॉन्ग सेफ था काफ़ी. बट वही बात है कि ये तो गोल मारना चाहिए था भैया आपको. उसके बाद एक और चांस मिलता है डगलस लुइस को जस्ट 5-6 मिनट्स आफ्टर दैट. वो भी मिस हो जाता है उससे. एंड उसके बाद फाइनली डगलस लुइस की तरफ से ही एक गोल आता है. एंड ये गोल इतना फनी इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी एक कॉर्नर था, कॉर्नर से टैप इन मिस करा गया वहाँ पे. फिर बॉल क्लियर की गई, वो भी एस्टन विला के प्लेयर के पास गई. उसने एक सॉर्ट ऑफ लो क्रॉस डाला, बहुत सिंपल टैप इन मिल गया डगलस लुइस को. अच्छा. गोल, वो भी गोलकीपर के एकदम सामने. द पॉइंट वाज कि किसी यूनाइटेड डिफेंडर ने कैसे मार्क नहीं करा उसको, खाली कैसे खड़ा हुआ था वहाँ पे. मतलब मुझे सुनने में आया कि मैगवायर की तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस गई है. वरान आई थिंक थोड़ा शेकी लग रहा था. मैगवायर की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी. वरान आई डोंट नो व्हाई, मैगवायर से बेकार हो गया. हाँ भाई, somehow मैगवायर इज देयर बेस्ट डिफेंडर राइट नाउ. अच्छा. सो वहाँ पे आई थिंक किसी ना किसी को तो कवर रखना चाहिए था. एंड जब वो गोल मारता है उसके बाद वो ओनाना के सामने बैठता और ऐसे शिमी शिमी करता है. अच्छा. हाँ, कुछ ऐसा था कि 5-6 सेकंड तक शिमी शिमी कर रहा था. उसको बाद में रियो फर्डिनेंड ने कॉल आउट कराया बाद में ट्विटर पे आके कि यू ओके नाउ. तो बड़ा फनी सेलिब्रेशन था वो उस टाइम पे ओनाना के जस्ट सामने करा था. बट अगेन दिस गोल वॉज कमिंग भाई. 3-4 टैप इन मिस करने के बाद फाइनली ये गोल आया है. तो 1-1 वहाँ से हो जाता है. उसके बाद आफ्टर 5-6 मिनट्स बाद उस पर रैशफोर्ड को सब्स्टिट्यूट किया जाता है. ही हैड अ डिसेंट गेम. बहुत अच्छा गेम नहीं रहा उसका, बट ही कंप्लीटेड द मोस्ट ड्रिबल्स इन द गेम. सो 4-5 ड्रिबल कंप्लीट करे उसने, बट आई से कि बहुत इफेक्टिव नहीं था. ठीक है. डू यू सी हिम इंप्रूविंग? हाँ, आई थिंक इम्प्रूव तो करा है पहले कुछ मैचेस जब से वो बेंच हुआ था. जब वो लेट आया था पार्टी करके, उसके बाद जब वो आया 2-3 मैचेस में ठीक ठाक लगा है देखने में. मैकटोमिन आ जाता है जो कि अल्टीमेटली एक विनर लेके आता है यूनाइटेड के लिए. बट क्लच हो गया भाई. हाँ भाई, थोड़ा उसे वही रोल दे रखा है इस टाइम पे. बट ही केम इन एज अ फॉरवर्ड. अच्छा. हाँ, ही वाज नॉट अ मिडफील्डर. गर्नाचो, हाँ, गर्नाचो, हॉलैंड और अपना और मैकटोमिने, ये तीनों फॉरवर्ड खेल रहे थे. मेनली बिकॉज उसकी फिजिकल प्रेजेंस है, हेडिंग पर एरियल प्रेजेंस है, इसलिए उसे लाया गया था वहाँ पे. एंड फिर डगलस लुइस एक और बहुत ईजी चांस मिस करता है एंड एक और टैप इन चांस था. आई थिंक इट वॉज टेरेबल फिनिशिंग फ्रॉम एस्टन विला. क्योंकि आपको लिटरली सेकेंड हाफ में दिस स्कोर लाइन कुड हैव बीन इजिली 4 या 5-2. इतने गोल आप मार सकते फॉर एस्टन विला. हाँ, और इन लोगों ने मारे, एक ही गोल मारा है अल्टीमेटली. तो बहुत ही ज़्यादा अपना XG अंडर परफॉर्म करा इन लोगों ने. एंड आई थिंक
आप कह सकते हो कि भाई यूनाइटेड वाज लकी, बट फिर आप वो भी कह सकते हो कि भाई उनको 2 चांस मिले, उन्होंने 2 गोल मार दिए। इनने तो इतने 5 ही चांस मिले, इनने 1 ही गोल मारा। तो दैट कैन गो बोथ वेज। तो इसलिए मैं बहुत क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा यूनाइटेड को इस चीज़ के लिए, बट हाँ भाई देयर डिफेंडिंग वाज आल्सो नॉट दैट गुड, क्योंकि इतने चांसेस लोगों ने कंसीड करे। तो हाउ डू पीपल से कि मैग्वायर हैड अ गुड गेम देन? आई थिंक मैग्वायर अपने लाइक सिर्फ उसको लिमिट करेंगे। ऑब्वियसली एज अ डिफेंसिव लाइन यू कैन हैव अ बैड गेम, बट उसके अंदर भी आप कुछ पिन पॉइंट करके किसी को निकाल सकते हो। जैसे वरान एट टाइम्स ऐसा लग रहा था कई बार कि वरान अपनी लाइन छोड़ के थोड़ा साइड जा रहा था, तो बहुत खाली स्पेस मिल जा रही थी प्लेयर्स को। अच्छा। तो आई थिंक, और कुछ टचेस भी थोड़े खराब थे वरान के, तो आई थिंक बहुत अच्छा गेम नहीं था। मैग्वायर वाज ग्रेट उस टाइम पे, क्योंकि वो जो स्पेसेस एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे तो उस टाइम पे मैग्वायर वाज देयर टू कट देम ऑफ, इसलिए मैग्वायर वाज गुड। बट फाइनली मैकटोमिने का गोल आता है जस्ट 5 मिनट्स बिफोर द फुल टाइम विसल, एंड वो हेडर मारता है, एक प्रॉपर क्रॉस डालता है डायलो बहुत अच्छा सा, एंड मैकटोमिने बहुत स्ट्रॉन्ग फिनिश करता है हेडर से, सो जीत जाते हैं उससे। एंड मैकटोमिने अगेन प्रूविंग टू बी क्वाइट क्लच। सेकेंड हाफ में एस्टन विला हैड 12 शॉट जिसमें 7 ऑन टारगेट थे, यूनाइटेड हैड 9 शॉट जिसमें से 3 ऑन टारगेट थे। ओवरऑल आई वुड से इट वाज अ ग्रेट गेम फ्रॉम ओनाना, ही वाज द हाईएस्ट रेटेड प्लेयर ऑन द पिच, बहुत अच्छे सेव्स करे उसने, एंड ईजिली काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग रिजल्ट से बचा लिया। तो दिस वाज वन ऑफ दोज फ्यू गेम्स। एंड फॉर एस्टन विला इनके जो कुछ प्लेयर्स है, ओली वॉटकिंस, जेकब रांसी और डगलस लुइस, ये 3 मेनली, इन लोगों ने जितने चांस मिस करे इन्हें शर्म आनी चाहिए। डगलस का तो भाई मैं नाम पूरे मैं तुम्हारा सेकंड हाफ में वही सुना है एग्जैक्टली। तो इन लोगों ने काफ़ी करा। एंड अगर हम लोग प्रीमियर लीग टेबल की बात करें फाइनली में, लिवरपूल ऑन टॉप, सिटी सेकंड पे है 2 पॉइंट्स बिहाइंड लिवरपूल, एंड 2 ही पॉइंट पीछे है, तो वी कैन से कि क्या पता टॉप पे ही अल्टीमेटली। एंड फिर आती है आर्सेनल जो भी 52 पॉइंट्स के साथ है, एंड उनने एक मैच ज़्यादा खेला सिटी से, सो उनके बराबर है तो वो भी पीछे ही होंगे अल्टीमेटली। एंड फिर आती है स्पर्स 5 पॉइंट्स बिहाइंड आर्सेनल एट द 4th पोजीशन 47 पॉइंट्स के साथ। सो एस्टन विला अब टॉप 4 के बाहर ड्रॉप कर चुकी है, 5th हो गई है इस टाइम पे, जस्ट 5 पॉइंट्स बिहाइंड, 5 पॉइंट्स अहेड द 6th प्लेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो यूनाइटेड का भी सॉर्ट ऑफ एक चांस बन रहा है धीरे धीरे इफ दे कंटिन्यू दिस फॉर्म, बट एस्टन विला ने भाई दिखा दिया अपना यूनाइटेड तो मुझे लगता है कि टॉप 5 में आ सकती है, अब टॉप 5 में तो आ सकती है, चांस है, क्योंकि 5 ही पॉइंट आ गया एस्टन विला इस टाइम पे। भाई 5 पॉइंट लेकिन है बहुत ज़्यादा, बट वही है ना 14 गेम्स भी बचे हैं इस टाइम पे, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक रियलिस्टिकली शायद नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी कह रहे हैं टॉप 5 से शायद यूसीएल आ जाएंगे। हाँ, बट चल रही है मोस्ट प्रोबेबली, हाँ शायद आ जाएंगे, बट आई थिंक ये बहुत मुश्किल है इस टाइम पे यूनाइटेड के लिए भी कहना, क्योंकि 3 मैच अभी जीते हैं, इससे पहले सबको पता क्या हालत थी भाई। तो इट इज सो इनप्रेडिक्टेबल राइट नाउ, एंड दिस इज व्हाई वी लव द प्रीमियर लीग। भाई सबका किसी को कुछ नहीं पता कौन कहाँ पे फिनिश करने वाला है, एक्सेप्ट सिटी फर्स्ट करने वाला। बट इफ आई आस्क यू कि टॉप 4 कौन फिनिश करेंगे? आई थिंक सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल एंड एस्टन विला। एस्टन विला आई थिंक टॉटनहम ड्रॉप कर जाएगी। है भाई टॉटनहम को मैं कैसे ही, किस बेसिस पे मैं उनको बैक करूंगा एक्चुअली। यूनाइटेड नहीं आने वाले? नहीं, मुझे नहीं लगता। चलो भाई, तो मतलब लिवरपूल सेकंड, लिवरपूल या सिटी फर्स्ट कौन? मैं तो आई एम गोइंग फॉर लिवरपूल अभी भी। हाँ क्यों? क्लॉप जा रहा है भाई, तो उससे क्या होता सब है? देंगे अपना 100%। सलाह वगैरह भी इंजर्ड है और वो सब। हाँ आई थिंक आ जाएंगे अल्टीमेटली वो लोग, बट नहीं, बट जब तक आएंगे तब तक शायद पता नहीं, नॉट बी टू लेट। आई जस्ट हैव दैट फीलिंग। मुझे तो लगता है सिटी जीतेगी। ओके, बट ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिकेट। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले अगेन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, जो बाकी के 3 रिमेनिंग टेस्ट मैचेस है उसकी स्क्वाड फाइनली आ गई है। मच अवेटेड था ये भाई, क्योंकि काफी क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे थे स्टार्स पे, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, कौन ड्रॉप होगा, कौन क्यों ड्रॉप होगा, क्या रीजन है स्पेसिफिकली। एबी डिविलियर्स भाई साहब ने पूरी कोशिश करी है कि वो उस चीज को छुपा ले, बट ही इज ओनली मेकिंग इट वर्स राइट नाउ। बट टॉकिंग अबाउट द स्क्वाड, व्हाट आर योर इनिशियल थॉट्स? भाई मैंने बेसिकली 5 पॉइंट्स समराइज करे जिससे हमें पूरी स्क्वाड की एनालिसिस मिल जाएगी। ठीक है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब डिस्कशन हो जाएगा। पहले देखते हैं कौन आ रहा है, देन विल मूव ऑन टू द एलिमिनेशंस। फर्स्टली आकाशदीप जो कि आरसीबी से है, वेरी क्विकली, वो भी एक एज अ पेसर आया है। मुकेश, सिराज, बुमराह एंड अभी आकाशदीप, ये 4 हो गए। आई थिंक मुकेश अभी भी स्क्वाड में है। अल्टीमेटली इसमें से खेलेंगे आई थिंक अब सिराज और बुमराह ही। एंड ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि बुमराह अगला टेस्ट मैच तो खेलेगा, बट 4th टेस्ट मैच में रेस्ट कर देंगे ताकि 5th टेस्ट मैच में फिर वो दोबारा वापस आ जाए धर्मशाला वाले में। हाँ, ओके। एंड तब आई थिंक फिर से मुकेश और सिराज की पेयरिंग हमें देखने को मिल सकती है, या फिर सिर्फ एक पेसर देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन पिच क्या होगी। सो आकाशदीप एज गुड अ न्यूज एज इट इज फॉर हिम, बट आई डोंट थिंक ही विल बी अ पार्ट ऑफ द लाइनअप एनी टाइम सून। तो इस सिलेक्शन पे मैं कमेंट ही करूंगा कि ही इज जस्ट अ बैकअप इन द लाइनअप, एंड
उसको वो ग्रूमिंग के पर्पज से लेके आए, बिकॉज कायदे से रख तो आप आवेश खान को भी सकते थे अगर खिलाना होता तो, बट उसको रिलीज इसीलिए करा ताकि टाइम वेस्ट ना हो और वो अपना रणजी पे फोकस करे। उसको भी पता नहीं क्यों रिलीज वो अभी आएंगे उसके तो अगर आकाशदीप को खिलाने का चांस होता तो उससे पहले आवेश खान आ जाता, राइट। So he's just a backup. Second is, of course, Jadeja and KL Rahul. They are back. Main point वही है। अब ये दोनों ना स्क्वाड में आ तो गए, बट इफ यू नोटिस दोनों के नाम के ऊपर स्टार बना हुआ है, विच इज की सब्जेक्ट टू फिटनेस एंड अवेलेबिलिटी। तो अब रूमर्स अभी ऐसे हैं कि ये लोग अभी भी फुल्ली फिट नहीं हुए, बट दे शुड बी फिट बाय द टाइम द थर्ड टेस्ट मैच बिगिंस। डू यू थिंक दे विल बी? क्योंकि केएल राहुल ने तो प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है, आई थिंक वो तो फिट होने वाला है। जडेजा का भी थोड़ा सा डूबियस लग रहा है। जडेजा जब इंजर भी हुआ था तो भी यही बोला गया था कि केएल राहुल विल मोस्ट प्रोबब्ली बी बैक, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स यही सब आया था। बट जडेजा को कह रहे थे वो एनसीए में जा रहा है, उसको टाइम लगेगा वापस रिकवर करने में। बट उसकी भी इंस्टाग्राम जो पोस्ट है उसने भी सॉर्ट ऑफ वो जिम विम जाने लग गया है, अपने थोड़े ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर दिए, तो उसने भी कुछ ऐसे गुड टू बी बैक करके कुछ डाला था, तो आई थिंक ही विल बी बैक। बट बैक एज इन क्या लाइनअप में आ जाएगा सीधे? आई थिंक लाइनअप में आएगा सीधा। डू यू थिंक वी शुड रिस्क हिम? क्योंकि ना प्रॉब्लम पता क्या है, अभी ऐसा होता है ना कि आदमी अगर 80% फिटनेस पे भी है तो भी एक टेम्पटेशन होती है खिला लो, बट पॉइंट इज अभी 3 टेस्ट मैचेस बचे हुए हैं। 3 टेस्ट मैचेस इज एज गुड एज अ प्रॉपर सीरीज। 3 टेस्ट मैच की पूरी सीरीज भी होती है। तो कहने को तो 2 टेस्ट मैच हम ऑलरेडी खेल चुके हैं, बट स्टिल एक 3 टेस्ट मैच की प्रॉपर सीरीज बची हुई है। सो डू यू वांट टू रिस्क हिम फॉर दिस वन गेम एंड देन पता चले कि अगले 2 मैचेस नहीं खेल पा रहा, जो कि और क्रूशियल होंगे आगे जाकर? आई थिंक अगर वो खेलता है तो he obviously knows best अपनी बॉडी के बारे में, एंड अनलेस एंड अनटिल उसको फोर्स किया जा रहा है खेलने से फ्रॉम द मैनेजमेंट कि भाई तुम कर लो, हाँ वही मैं आई थिंक जब तक फोर्स नहीं किया जा रहा तो आई थिंक वो खेलेगा तो उसकी अपनी मर्जी से खेल रहा है एंड ही नोज बेस्ट। मतलब आई वुड से कि भाई खेले तभी जब फुल्ली फिट हो। वो जबरदस्ती में पुश करने के चक्कर में एक मैच और के लिए पता चले अगले 2 मैचेस खराब हो जाए, तो आई वुड नॉट वांट टू सी दैट। As far as KL Rahul is concerned, I'm quite certain कि वो होने वाला है, and seamlessly अय्यर के स्लॉट में वो फिट इन होने वाला लाइनअप में। तो विदाउट मतलब थ्रेटनिंग द स्पॉट ऑफ रजत पाटीदार या फिर सरफराज विल प्ले इवेंचुअली, KL राहुल बड़ा सीमलेसली अय्यर के जगह पे आने वाला है, तो उस पर तो कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। हाँ वो कीपिंग नहीं करेगा, लेकिन ये कंफर्म है, विच मीन्स कि अभी भी कीपिंग या तो भरत या फिर जुरेली, भारत ही करेगा आई थिंक अल्टीमेटली। वो भी चलो जब मैच होगा तो अगले पॉडकास्ट में वी विल ट्राई टू मेक अ लाइनअप आल्सो। But now, right now, we are discussing the squad in detail. Now coming on to the omissions. ठीक है, ये तो हमने इंक्लूजन्स डिस्कस कर लिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जाने की बात हुई तो भाई सौरभ जो है हमारा, जो कि स्पिनर आया था पिछले टेस्ट मैच में एज अ बैकअप फॉर आई थिंक रविंद्र जडेजा, वो नाउ ही इज नॉट नीडेड बिकॉज जडेजा इज बैक, तो उसको भी वापस भेज दिया गया। आई थिंक वंस अगेन ही वॉज अ बैकअप, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, एंड जडेजा अगर खेलेगा भी नहीं तो फिर एटलीस्ट स्क्वाड में तो रहेगा ही। सो सौरभ को रखने का कोई पॉइंट था नहीं। बट जो लास्ट 3 नाम है जो कि बाहर हुए हैं ये तीनों में मुझे थोड़ा सस्पिशन है। लेट्स स्टार्ट विद आवेश खान। आवेश खान को बाहर करा गया है अपेरेंटली ताकि वो रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले, टाइम वेस्ट ना करे। बट देयर वॉज अ कम्युनिकेशन बाय बीसीसीआई जहाँ पे एक रिपोर्टेड इंजरी की वजह से उसको बाहर किया गया था, एंड आवेश खान से फिर अपेरेंटली पूछा गया कि क्या हुआ है आपके साथ। आवेश खान कहता है कि भाई मुझे बीसीसीआई से पता चला कि मुझे एक इंजरी हुई है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कहाँ इंजरी हुई है। फैक्स मशीन से नोटिस आया कि भाई आपको इंजरी है इसलिए आपको बाहर किया जा रहा है। भाई बड़ा अजीब है ये केस, क्योंकि अगर उसने बोला तो ये चीज़ हुई तो होगी। आई डोंट थिंक ही वुड बी लाइंग अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक बीसीसीआई जो कि एम्प्लॉय कर रही है उसे। तो जो बोला है आई थिंक सच ही बोला है। आई होप दिस इज नॉट ट्रू। बट भाई ये क्या है एक्चुअली में आप किसी प्लेयर को उल्टी सीधी चीजें बता रहे हो उसकी बॉडी के बारे में कि आप इंजर हो, नहीं इसलिए आपको निकाल रहे हैं। देयर इज समथिंग फिशी, या तो ये गलती से हुआ या तो ये मजाक है क्योंकि अगर ये जेन्युइनली बीसीसीआई कर रही है तो फिर तो तुमसे भरोसा ही उठ रहा है पूरा फैंस का यार। फिर तो तुम्हारी कौन सी बात को ट्रस्ट करा जाए और कौन सी बात को ना ट्रस्ट करा जाए, फिर तो बात वो हो गई ना। क्योंकि एक भी झूठ पकड़ लिया जाए तो फिर तो तुम 100 जो सच बोलोगे वो भी लोगों को जाएगा झूठी बोल। तो ये बहुत वियर्ड लगा मुझे कि आवेश खान को ऐसा बोला गया। मतलब दिस इज वन ऑफ द कम्युनिकेशंस, बाय द वे मैं फिर से क्लियर कर दूं, एक कम्युनिकेशन ये भी रहा है बीसीसीआई की तरफ से कि उसको रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए भेजा गया, बिकॉज एनीवे अब मुकेश सिराज और बुमराह 3 पेसर उससे पहले आएंगे खेलने के लिए। तो स्क्वाड में बैठ के वेट करे, इससे अच्छा रणजी में जाके अपना इंप्रूव करे, इसीलिए आकाशदीप को एज अ बैकअप ले लिया गया।
बट अगर आवेश खान ये कह रहा है कि मुझे अपेरेंटली एक इंजरी की वजह से बाहर करा गया, बीसीसीआई ने मुझे बताया कि इंजरी है मुझे, बट ये नहीं बताया कौन सी इंजरी है, कहाँ है इंजरी, इट क्लियरली मीन्स इट इज अ डिग कि आप इंजरी का बहाना दे के उसको बाहर कर रहे हो। अरे पर सरप्राइजिंग चीज तो ये कि इंजरी का बहाना चलो फैंस को दे सकते हो आप कि ये प्लेयर इंजर्ड है इसलिए इसको निकाल रहे हो। भाई तुम उस प्लेयर को ही बहाना दे रहे हो ये चीज कि तेरे को इंजरी है इसलिए तेरे को निकाल रहे हो। जानता नहीं लेकिन तू है, तू जानता नहीं तेरे को इंजरी है पर तेरे जो है पता नहीं भाई, बहुत अजीब है। ब्रेन इंजरी है भाई। तो ये मुझे बहुत वियर्ड लगा। एंड ये जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी कि ये कम्युनिकेशन में इतना इनकंसिस्टेंसी है, पैराडॉक्स है, यही मेरी नींव होने वाली है अगले 2 प्लेयर्स के लिए, क्योंकि मैं बहुत सस्पिशियस हूँ पर्सनली। नेक्स्ट है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के भी 2 कम्युनिकेशंस हैं। एक ये है कि उसको ड्रॉप करा गया सीधा बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंसेस, जहां पे प्लेनली लिखा हुआ है श्रेयस अय्यर हैज बीन रूल्ड आउट, सिंपल खत्म। और अब एक नई कम्युनिकेशन ये निकल के आ रही है बीसीसीआई की तरफ से कि अपेरेंटली उसके बैक में, लोअर बैक में स्टिफनेस है कुछ है, एंड ग्रोइन इंजरी भी है। ये दोनों चीजें बेसिकली इंजरी की वजह से उसको बाहर किया गया, फिटनेस इश्यूज हो रहे हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उसको फिटनेस इश्यूज है। सेम, मैं नहीं मान सकता कि वो 2 टेस्ट मैच में एकदम नॉर्मली खेल रहा है, कूद कूद के रनआउट मार रहा है, और एकदम से उसकी बैक भी स्टिफ हो गई और ग्रोइन इंजरी भी हो गई, दोनों हो गए। राइट, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ भाई ये। आई थिंक श्रेयस अय्यर के साथ डेफिनेटली वही चीज़ है कि ड्रॉप करा गया उसे। बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये क्यों एक्चुअली में बोलती है बीसीसीआई, लाइक जस्ट टू प्रोटेक्ट द प्लेयर्स इमेज पॉसिबली। बट बड़ा अजीब है भाई, मतलब एवरीबडी नोज कि उसे ड्रॉप क्यों किया गया एक्चुअली में। जस्ट इट गेट्स काइंड ऑफ इरिटेटिंग टू सी अगेन एंड अगेन कि आपको कुछ ना कुछ बहाना देना पड़ रहा है हमेशा कि नहीं इंजरी है इसलिए उसे निकाला जा रहा है। भाई केएल राहुल, रविंद्र जडेजा जब इंजर हुए थे पहले सबको पता चल गया था कि ये लोग नहीं खेलने वाले, पता चल गया था सबको। जब जडेजा ने अपनी वो हैमस्ट्रिंग पकड़ी थी सबको पता था कि शायद नहीं खेलेगा। अब श्रेयस अय्यर का तो कुछ था ही नहीं भाई, एकदम से इंजरी हो गई। और नहीं, मुझे लगता है ये जो 2 टर्म्स है ना, ग्रोइन इंजरी और स्टिफ बैक या फिर ये बैक स्पैज्म, ये बहुत कन्वीनियंट है। हाँ, हर किसी के लिए यूज हो जाती है। हाँ बहुत। तो नेचर ऑफ इंजरी से ही पता चल रहा है कि देयर इज समथिंग फिशी। और फिर जो आवेश खान के साथ जो सीन हुआ है, डुअल कम्युनिकेशन, पैराडॉक्सिकल, और यहाँ पे भी सेम कि एक लाइन ऑफ थॉट ये कह दिया कि भाई इसे रूल आउट करा गया बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंसेस, एक कह रहा है कि भाई इंजरी हुई है। राइट, तो ये कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है आपके सोर्सेज में? आप अलग अलग बातें क्यों फैला रहे हो? आप बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, आपके आपस की कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। तो मैं तो ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि श्रेयस अय्यर को इंजरी हुई है। राइट, आई थिंक इट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंसेस। तो अब अगर ये परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुआ भी है, इज इट द राइट स्टेप? क्या उसको हमें एटलीस्ट स्क्वाड के अंदर रखना चाहिए था, या फिर ये सही करा जो करा? आई थिंक सही करा अल्टीमेटली, क्योंकि देयर हैव टू बी सम कॉन्सिक्वेंसेस जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके। तो व्हाई नॉट मे बी बेंच हिम, स्क्वाड में कर दो उसे। आई थिंक अगर वो वैसा करते तो एक वो क्लियर इंडिकेशन वही होता फिर कि आपको बेंच करा गया, तो दैट गोज अगेंस्ट जो भी आप। ये है ना, अगर आप स्क्वाड से निकाल रहे हो तो आपको प्रॉब्ली वही है कि आवेश खान वाला ट्रीटमेंट है कि आप एटलीस्ट खाली ना बैठे रहो, एटलीस्ट रणजी जाके खेल लो, कुछ आपके मैच प्रैक्टिस तो होती रहे। बट अगर वो रणजी खेलने चला गया तो इट वुड बी क्लियर कि इंजरी नहीं है उसको। हाँ, तो एनीवे इट वुड बिकम क्लियर कि ये ड्रॉप हुआ है। राइट, जो कि तुम कह रहे हो अगर वो बेंच होता लेकिन स्क्वाड से नहीं निकलता तो क्लियर होता। तो क्लियर तो वो होने ही वाला है। तो अगर ये नाटक के चक्कर में उसको रणजी का मैच भी स्किप करना पड़ रहा है एंड अल्टीमेटली उसको घर बैठना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा बेंच पे ही बैठ जाता। आई थिंक पॉइंट वो है कि अब नो वन विल फोकस ऑन दैट केस नाउ। अगर वो रणजी जाके खेलेगा भी तो नो बडी विल क्वेश्चन दैट कि भाई तेरे को तो इंजरी थी, तू अब रणजी कैसे खेल रहा है। भाई आई थिंक क्वेश्चन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आई थिंक करेगा नहीं कोई, एंड दैट मतलब अब वो जाके रणजी खेलेगा, सबका ध्यान होने वाला है कि 3rd टेस्ट मैच में कौन खेलने वाला है। आई डोंट थिंक कि कोई जर्नलिस्ट आउट ऑफ द वे जाके किसी बीसीसीआई ऑफिसर से पूछेगा नहीं भाई उसको तो इंजरी थी, अब वो जाके रणजी में खेल रहा है तो अब कैसे ठीक होगा। और इंटरेस्टिंग बात ये कि अभी भी ये स्क्वाड जब आई है वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 6-7 दिन पहले आई है 3rd टेस्ट मैच से। हाँ, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है अपनी स्टिफ बैक और अपने ग्रोइन अपना जो भी है अब इसी पता चल गया सबको। हाँ कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा भाई ट्रीटमेंट से। राइट, अभी यशस्वी जायसवाल को भी तो पहले T20 में अगेंस्ट अफगानिस्तान ग्रोइन इंजरी हुई थी, अगले आ गया था अगले T20 तक वो। राइट, अय्यर 27-28 साल का है, कौन सा 40 साल का थोड़ी है, बॉडी रिकवर कर जाएगी। सेकंड T20 में गिल को बैक स्पैज़म्स हो गए थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपने इतना क्लियरली झूठ बोला है कि इसको इंजरी हो रखी है, हाउ डज दिस डू एनी गुड टू हिम? इससे बेटर ये होता कि आप साफ साफ बोल देते कि उसको ड्रॉप करा गया परफॉर्मेंसेस के चक्कर में,
ताकि एटलीस्ट वो अब रणजी के मैचेस तो खेल सके शांति से। हाँ वरना अगर अभी वो रणजी के मैचेस जाके खेलेगा तो लोग बोलेंगे तो एकदम से ठीक कैसे हो गया भाई इंजरी से। तो इट इज मेकिंग हिज इमेज लुक इवन वर्स। राइट। आई थिंक यहाँ पे बीसीसीआई को कॉल आउट करना चाहिए। ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है? एज अ फैन हाउ वुड यू फील? आई थिंक मैं बीसीसीआई से तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही चीज़ वेरी ऑनेस्टली कि ये सच ही बोलेंगे एंड जो भी ये लोग बोलेंगे वो पत्थर की लकीर है। आई थिंक एवरीबडी कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। जब ये टेस्ट मैच की स्क्वाड नहीं आई थी तो भी सबको पता था कि कुछ ना कुछ कॉल लेने वाले लोग शेष एयर पे, एंड नहीं भी लेंगे तो दैट वुड बी बिकॉज एक्सपीरियंस प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे। बट नाउ सिंस केएल राहुल आ चुका है तो वो कमी भी साइड हो चुकी है इस टाइम पे। बट पॉइंट वही है ना, केएल राहुल और अय्यर दोनों साथ में खेल सकते थे। अब पॉइंट ये है कि अब हमें सरफराज या फिर पट्टीदार में से कोई खिलाना पड़ेगा। हाँ, तो डोंट यू थिंक कि अय्यर को शायद पूरी सीरीज देनी चाहिए थी? वेरी ऑनेस्टली आई डोंट थिंक देनी चाहिए थी। ये चीज़ हमने पहले लाइव स्ट्रीम्स में भी डिस्कस करी है। एंड आई थिंक जब कोई बंदा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा होता है, लाइक जब आप शुभमन गिल की बात करोगे, जब वो रन नहीं मारता तो भी इट लुक लाइक दैट ही इज पुटिंग अ प्राइस ऑन हिज विकेट। शेर के साथ वो चीज़ लगी नहीं रही थी। मेन इशू वही है। हाँ, अगर वो एटीट्यूड ही नहीं लग रहा वैसा टाइप का तो आप किस चीज़ को बैक कर रहे हो? एटलीस्ट खुद ही नहीं अपने विकेट को रिस्पेक्ट करोगे तो फिर, क्योंकि मैं भी इनिशियली टेस्ट सीरीज होने से पहले, शुरू होने से पहले बोल रहा था कि गिल और अय्यर को पूरी सीरीज दो, हाँ, फिर जज करना। बट जिस तरीके से अय्यर ने खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करी है, हाँ, तो आई वॉज वेरी टेम्पटेड टू सी कि चलो अगर मैं ड्रॉप कर भी रहा हूँ तो समझ में आता है। एग्जैक्टली। एंड वहाँ पे गिल ने सेंचुरी मार दिया। हाँ, तो आई थिंक जो भी डिसीजन लिया गया वो सही लिया गया। एंड वो चीज़ भी बड़ी अजीब लगती है अगर रजत पाटीदार को आपने एक डेब्यू करा दिया फिर तुरंत ड्रॉप भी कर दिया। बट यू वुड अंडरस्टैंड, क्योंकि नहीं, अंडरस्टैंड तो हम करेंगे ही करेंगे क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं दोनों उसकी जगह पे। बट आई थिंक थोड़ा अनफेयर भी हो जाता उसके लिए। एंड एटलीस्ट ही शोड सम प्रॉमिस जब भी उसने खेला था। हाँ, बट नाउ लेट्स कम टू विराट कोहली। क्या लगता है भाई, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है इन 13 ईयर्स जब वो एक पूरी की पूरी सीरीज मिस करने वाला है। एंड दो बहुत ही क्लियरली डिवाइडेड कैंप्स हैं यहाँ पे, एक्सट्रीम पे। एक है जो कि कट्टर सपोर्ट में है कि भाई उसने इतने सालों तक इतना कुछ करके दिया कंट्री को, तो क्या वो इतना भी डिजर्व नहीं करता। एंड एक है जो कि जेन्युइन, जो कट्टर की टीम बिफोर एनीथिंग एल्स, कंट्री बिफोर एनीथिंग एल्स, कि तुम्हारे पर्सनल रीजंस होंगे लेकिन इतना लंबा कोई जरूरत थी नहीं ब्रेक लेने की। एंड मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, बिफोर डाइविंग इनटू दिस डिबेट, आई गेट द सेंटिमेंट ऑफ बोथ द ग्रुप्स। इनिशियली जब पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए था तब मैं फुल्ली ऑन दी अदर साइड था कि इतना तो डिजर्व करता है। अब जो लोग बोल रहे हैं दूसरे कैंप से भी कि भाई लेकिन कोई लिमिट होती है, इतना भी डिजर्व नहीं करता कोई, मैं वो अब समझ रहा हूँ थोड़ा सा। तुम किस साइड पे और क्या तुम्हें लगता है इस डिबेट के बारे में? आई थिंक आई टोटली अग्री विद यू व्हेन यू से कि मैं दोनों साइड के आर्गुमेंट समझ रहा हूँ यहाँ पे। पीपल विल से कि भाई 13 साल बाद कर रहा है तो 13 साल में क्या उसने इतना भी अचीव नहीं करा, इतना भी नहीं दिया इंडियन क्रिकेट को कि वो ये चीज़ डिजर्व कर सके। क्योंकि ऑब्वियसली एबी डिविलियर्स ने वो चीज़ क्लियर कर दी है कि क्या रीज़न है। एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट। आई थिंक सो एबी डिविलियर्स ने ये चीज़ बोली थी एक यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम पे कि विराट कोहली का सेकेंड चाइल्ड होने वाला है एंड इसलिए ही हैड टू बी फैमिली टाइम। हाँ, ही नीड्स टू हैव हिज फैमिली टाइम ऐसे करके। एंड उसके बाद जो है वो यूट्यूब लाइव स्ट्रीम डिलीट हो गई थी। एंड फिर वो वापस लाइव आया और उसने ये चीज़ कही कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा था, गलती से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। मैं मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब खुद ही बोल रहा कि मैं झूठ फैला रहा था। ये कौन बोलता है भाई? बहुत अजीब था। मतलब भाई इतना शरीफ होता है आदमी कि झूठ भी नहीं बोल पा रहा प्रॉपर्ली। और उसने बोला कि वही कि नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग ऑन देयर एंड आई होप एवरीथिंग इज ओके। मैंने गलती से बहुत ही झूठ फैला दिया भाई। ये स्टेटमेंट सुन के नहीं लग रहा ऐसे कौन बोलता है? एंड यू ट्वीटेड ना ब्लड इज मेकिंग इट वर्स। तो वो एक्यूरेट है एकदम। जो भी उसने बोला है साफ क्लियर हो गया कि चलो भाई, चलो रीजन तो पता चल गया हमें। आई थिंक इसमें वी डोंट नीड टू डिस्कस की एक्चुअल रीजन है क्या, क्योंकि इट इज क्वाइट एविडेंट कि क्या रीजन है अब। नहीं मतलब, बट यू विल स्टिल हैव टू लीव सम रूम फॉर स्पेकुलेशन। भाई अगर हम लोग, विराट कोहली के भाई ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि उसके मॉम से रिलेटेड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आई एम हैप्पी कि ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट मच ऑन द रीजन, इट कुड बी व्हाटएवर इट इज। मोस्ट लाइकली ये कि सेकंड चाइल्ड हो रहा है। बट मतलब पहली बात तो डिविलियर्स ने ऑलमोस्ट पूरा गुड़ गोबर कर ही दिया है। कमिंग ऑन टू द मेन डिबेट नाउ, कोई भी रीजन हो, इज इट वैलिड इनफ फॉर यू टू मिस द होल सीरीज? अच्छा, अब मैं यही बोलूंगा कि व्हेन यू आस्क कि मेरा क्या ओपिनियन है इस पे, पहली बात तो साइडिंग विद फैंस जो कि कह रहे हैं कि वो इतना भी डिजर्व नहीं करता। तो 13 साल बाद वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पूरी सीरीज मिस कर रहा है, तो डेफिनेटली क्रेडिट तो जाएगा ही वहाँ पे कि 13 साल की प्रॉपर कमिटमेंट थी। एंड अगर छुट्टी ले भी रहा है
तो देयर इज अ वेरी बिग रीजन, अ वेरी बिग एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ जिसको इंपॉर्टेंस देना चाहता है. सेकेंडली, नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर साइड, जो लोग कह रहे हैं कि, एंड आई गेट दैट आर्ग्यूमेंट ऑल्सो, क्योंकि एज यू सेड कि जब पहले 2 टेस्ट मैचेस मिस करा था, वी वर ऑल ऑन कोहली साइड कि नहीं भाई करना चाहिए. एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि एकदम सी न्यूज आई थी कि हाँ ट्रेनिंग मैच हुआ तो उसके बाद एकदम से उसे जाना पड़ा. ऐसा भी नहीं कि प्लान्ड है पहले से, Exactly. छुट्टी का प्लान कर रहा है वो, एकदम से करना पड़ा था उसको. एंड ये जो सीरीज है ये कुछ महीने भर तक चल रही है, मतलब ओवर अ मंथ ये चीज डिवाइड है पूरे टेस्ट मैचेस जो 5 हैं. तो इफ इट इज अबाउट हिज सेकंड चाइल्ड, एंड आई होप नथिंग इज सीरियस, कि कुछ गलत सीन ना हो, इफ एवरीथिंग इज फाइन, तो भी लाइक यू कैन प्रॉब्ली आस्क दिस क्वेश्चन, लाइक यू आर वेल विद इन योर राइट्स टू आस्क दिस क्वेश्चन कि भाई 1 महीना तक मिस करने की क्या जरूरत थी. कंट्री के ऊपर क्या इतना कुछ आना चाहिए. एंड इट डज नॉट सीम लाइक कि वो अभी अगले महीने बच्चा पैदा होने वाला है. ट्रू. तो उसमें भी टाइम है इस टाइम पे. एंड ये चीज इट्स नॉट लाइक, मतलब ये चीज दिसंबर से चलती आ रही है. हाँ, तो इट सीम्स लाइक कि अभी काफी टाइम है बॉर्न होने में. तो क्या एग्जैक्टली रीजन था? अगेन, इफ एनीथिंग इज नॉट सीरियस, अगर सीरियस है तो देन आई टोटली अंडरस्टैंड कि हो गया क्यों गया. बट क्या अगर सीरियस नहीं है उसके बाद भी एक पूरे महीने की टेस्ट सीरीज, अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज बाय द वे, ये नहीं कि वेस्ट इंडीज या फिर का क्वालिफिकेशन लाइन पे लगा. हाँ, लाइन पे लगा हुआ है, और वो भी फर्स्ट हम लोग हार चुके हैं, उसके बाद 1-1 इस टाइम पे सीरीज, ये भी नहीं कि 2-0 जीत रहे हैं हम लोग इस टाइम पे. तो इज इट दैट सीरियस, इज इट दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आपको पूरी टेस्ट सीरीज ही मिस करनी पड़ी? वो आई एम ओपन टू that side also. अभी where are you tempted to be on this debate? क्योंकि तुम बहुत कट्टर विराट कोहली फैन. I still think यार, मतलब मैं ultimately if I have to side with one group, तो I would still say कि we should not question his commitment. क्योंकि नहीं, वो तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा. मतलब जो दूसरी साइड है वो यही तो है, यही कह रही है ना कि टीम above everything, आपकी कमिटमेंट, यू आर नॉट टोटली कमिटेड टू इट. ओके. तो इन दैट सेंस आई थिंक वी स्टिल डोंट, आई स्टिल डोंट वांट टू क्वेश्चन हिज कमिटमेंट, क्योंकि ही हैज डन अ लॉट फॉर आवर कंट्री. एंड सो आई विल स्टिल प्रोबब्ली साइड विद अपना ये फर्स्ट वाला विराट ग्रुप. कोहली. हाँ, कि विराट कोहली कर रहा है तो कुछ सोच समझ के कर रहा है. ठीक है, लेट मी मेक द आर्गुमेंट फॉर द अदर साइड नो. ठीक है, एंड कुछ इसमें ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि चुभेंगे. लेट मी स्टार्ट विद सेइंग, जो बंदा यहाँ पे ब्लाइंडली कोहली को सपोर्ट कर रहा है, और मतलब I have not seen the video of other content creators on this topic. अगर कोई ऐसा content creator भी है तो I would highly disagree personally, because मुझे लगता है कि I think विराट कोहली ने एक मास्टर क्लास यहाँ पे ये खेली है कि उसने बताया नहीं रीजन क्या. राइट. क्योंकि पता है, जो बंदा उसके अगेंस्ट ही बोलेगा ना, उसके दिल में एक वो गिल्ट रहेगा कि कहीं कुछ सही में सीरियस नहीं है. तो विराट कोहली ने वहां पे वो मास्टर क्लास तो खेल दी. राइट. एंड उसी सेंटिमेंट पे जो उसके प्रो गैंग में है, कंटेंट क्रिएटर्स या पब्लिक फैंस बेसिकली, वो इस पे बहुत अच्छे से सिंपैथी लेके राइड कर सकते हैं. एंड आई गेट व्हाई. तो बट इन दैट सेंस आई वुड से कि कोई भी क्रिएटर या फिर कोई भी जर्नलिस्ट जो कंप्लीटली उस कैंप में कि मैं अंधा होकर कोहली को ही सपोर्ट करूंगा, उसने इतना सब कुछ दिया 13 साल के लिए, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते, आई थिंक वो कंप्लीटली रॉन्ग है. मैं तो कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ. ओके. व्हाई? बिकॉज कोई और बंदा अगर ये कर रहा होता है ना, तो वो टीम में वापस भी नहीं आ रहा होता ऐसे बिना रणजी मैच खेले हुए. विराट कोहली विल गेट द पोजीशन इन द प्लेइंग 11 राइट अवे. तो उसने 13 साल जो भी कुछ करा ना, उसको बेनिफिट मिल जाएगा इस चीज में. उसकी टेंशन तुम मत लो. हाँ. कि भाई विराट कोहली ने 13 साल के लिए इतना कराया तो हम इतना नहीं कर सकते. तुम उसकी टेंशन मत लो भाई. वो मैनेजमेंट उसको जगह तुरंत प्लेइंग 11 में दे देगी. राइट. कैन यू से द सेम थिंग फॉर ईशान किशन? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अपेरेंटली वो भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज से गुजर रहा है. एंड कोई भी इशू छोटा बड़ा नहीं होता इन माय ओपिनियन. हर किसी की पर्सनल स्ट्रगल है. तो अगर तुम कह रहे हो कि विराट कोहली का इशू ईशान किशन से ज्यादा बड़ा है, तो तुम पहले तो मतलब खुद की बुद्धि ही देख लो, क्योंकि फिर तुम उस डिबेट में बढ़ रहे हो जिसमें फिर वो विक्टिम शेमिंग होने लग जाएगी. तो वो भी मॉरली करेक्ट नहीं है. तो तुम मॉरली जज तो कर ही नहीं सकते दोनों को. दोनों का स्ट्रगल अपना अपना, दोनों का पेन उनके लिए बहुत बड़ा है. तो क्या ईशान किशन को तुम्हें लगता है कि उसको डायरेक्टली स्लॉट मिल जाएगा? द्रविड़ ने तो साफ साफ कह दिया कि उसको रणजी खेलना पड़ेगा. यार आई थिंक दैट इज अ रॉन्ग कंपैरिजन विराट कोहली और ईशान किशन का, क्योंकि विराट कोहली ने 13 साल से इतना कुछ कर रहा है, मतलब स्टैचर ही है. मेरा पॉइंट कहने का यही है, ये सही बात है कि ऑफ कोर्स किशन को कोहली से कंपेयर नहीं कर सकते. इनफैक्ट किसी को भी नहीं कर सकते शायद. बट कोहली को उसका फायदा मिलेगा ना. तो तुम ये चीज प्रोपेगेट मत करो. मेरा कहने का पॉइंट ये है. ओके.
जो कोहली को 13 साल की सर्विस का फायदा मिलने वाला वो यही है कि उसको डायरेक्टली प्लेइंग 11 में जगह मिल जाएगी। कोई और प्लेयर होता तो उसको रणजी खेलना पड़ता पहले और फिर अवेलेबल होना पड़ता सिलेक्शंस के लिए, तब कंसिडर किया जाता उसको। ये विराट कोहली पूरा साइकिल स्किप करके सीधा प्लेइंग 11 में आ जाएगा, राइट। ही विल गेट द बेनिफिट ऑफ हिज सर्विस। तो आपको प्रोपरेट करने की कोई जरूरत है नहीं। दूसरी बात ये, हमने कितने और प्लेयर्स से ऐसा करते हुए देखा है हमने इंडियन क्रिकेट में? आई थिंक मैंने जब से देखना स्टार्ट किया, आई हैव नॉट सीन एनीवन जिसने इतना नहीं करा हो। हाँ, ओके। जितने भी लेजेंड्स हैं, सचिन है, गावस्कर है, अभी कई लोग रोहित शर्मा का भी नाम लेंगे, प्रॉब्ली धोनी को भी कह सकते हो, दे हैव नेवर डन दिस। द ओनली आर्गुमेंट फॉर कोहली यहाँ पे रहेगी कि भाई क्या पता उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि इनके साथ कभी हुआ ही नहीं था, इसलिए कोहली को ये करना पड़ रहा है। एंड दैट इज अ फेयर आर्गुमेंट। जब तक हमें रीजन पता नहीं होगा तब तक हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं वॉटर्स पे तो जाऊंगा ही नहीं। द थर्ड एंड द फाइनल रीजन फॉर मी इज, हम ये चीजें कभी आईपीएल के टाइम पे होते क्यों नहीं देखते? राइट, इट्स नॉट अ जोक, जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ। आईपीएल अगले महीने शुरू हो रहा है, क्या मैं विराट कोहली को आरसीबी के मैचेस मिस करते हुए देखूंगा? अगर वो करता है अल्टीमेटली, या फिर मैं अनुष्का शर्मा को स्टैंड्स में देखूंगा? काफ़ी डीप क्वेश्चन हो गया। आई थिंक डिफिकल्ट है ये चीज़। अगर वो चीज़ होती है तो आई वुड बी प्लेजेंटली हैप्पी। आई वुड बी पिस्ड अगर ऐसा होता है तो। नहीं, आईपीएल में अगर मिस करता है तो मिस नहीं, अगर सारा पूरा आईपीएल खेलता है। अच्छा, नहीं, हाँ, राइट, हो सकता है। हाँ, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ अगले महीने वो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो सब सही हो जाएंगे एकदम से। ऑल ऑफ अ सडन भगवान ने कहा कि नहीं भाई आरसीबी को कब जिताना है इस साल, तो भाई तेरे फैमिली पर्सनल प्रॉब्लम एकदम ठीक हो रही है। इट इज टू बिग ऑफ अ कोइंसिडेंस टू से कि नहीं भाई मार्च के एंड आता है तो मेरी पर्सनल लाइफ भी सॉर्ट हो गई और मैंने आरसीबी के लिए खेलना भी शुरू कर दिया। तो मैं ये जरूर कहूंगा, बिकॉज आई हैव नेवर सीन एनी प्लेयर मिस द आईपीएल फॉर पर्सनल रीजन। ईशान किशन को भी मैं कहूंगा इस बात पे, बिल्कुल कहूंगा। मेंटल हेल्थ से इंडिया के लिए आ रही है, आईपीएल के टाइम पे सब ठीक हो जाता है। तो क्या, और जितने भी लोग प्रो कोहली हैं अभी, मेरी प्रॉब्लम ये, तुम किसी भी एक्सट्रीम साइड पे हो तो तुम बेवकूफ हो। जो लोग एकदम कोहली के अगेंस्ट है, उसके मतलब नेशनल कमिटमेंट पे क्वेश्चन कर रहे हैं, वही बेवकूफ है। एंड जो एकदम ही अंधा प्रो कोहली हो रखे ना, वो भी बेवकूफ है। यू शुड बी इन द मिडिल एंड बी रिसेप्टिव टू बोथ द साइड्स एंड बोथ द आर्गुमेंट्स, बिकॉज असली स्मार्ट बंदा वही है जो कि समझ रहा है दोनों तरफ से क्या चल रहा है। क्योंकि कोहली ने कंफर्म तो करा नहीं कि क्या हुआ है, तो तुम कैसे कंफर्म करके एक साइड लेके बैठे हुए हो? तुम भी बीच में रहो ना। एग्जैक्टली, साइड तो अभी ले ही नहीं सकते ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हमें कोर मैटर पता ही नहीं है एक्चुअली में, रीजन हमें पता ही नहीं है। तो आप किस बेसिस पे वो साइड ले रहे हो आपको वो खुद भी नहीं पता एक्चुअली में। तो इट इज स्टूपिड टू टेक ब्लाइंडली ट्रस्ट वन साइड। तो मैं तो ये कहूँगा, आई एम वेटिंग फॉर द आईपीएल एंड आई वांट टू सी कि क्या होता है। बिकॉज वन सेकेंड आई विल से, अगर विराट कोहली सारे मैचेस खेल रहे हैं, मैं नहीं मान सकता इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो रहा है कि सारी पर्सनल लाइफ सॉर्ट हो गई जस्ट बिफोर द आईपीएल। राइट, आई होप ऐसा ना हो। एंड अगर ऐसा कोइंसिडेंस भी हो जाए तो काश वो जेन्युइनली ट्रू हो, चाहे फिर मैं मानू ना मानू। बट राइट नाउ इट सीम्स प्रिटी वियर्ड। एनी लास्ट थॉट्स ऑन दिस कमेंट? हाउ वुड यू समराइज दिस डिबेट ऑन विराट कोहली? आई थिंक अल्टीमेटली फॉर आवर व्यूअर्स मैं यही कहूँगा, वॉट एवर यू सेड, कि इस टाइम पे कोई एक साइड को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। पहली बात तो आपको कोई फायदा नहीं है, चाहे आप एक साइड को ट्रस्ट करो या दूसरी को करो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी फल मिलेगा वो या तो मीडिया को मिलेगा या फिर विराट कोहली को मिलेगा। नहीं, मैं तो बहुत ओपनली कह रहा हूँ, अगर मैं किसी से डिबेट भी करूंगा तो मैं तो साफ साफ कहूंगा ये। आई थिंक अगर कोई तुम ब्लाइंडली एक साइड ले रहे हो तो या तो तुम डीपली सोच नहीं रहे हो इसके बारे में, या तो फिर तुम यू हैव अ जेन्युइन बायस जो तुम्हारे लॉजिकल माइंड को ओवरराइड कर रहा है। ये मैं मुंह पे बोल दूंगा। राइट, तो मैं तो यही समझ, आई थिंक अल्टीमेटली वही पॉइंट है, जब तक आपको एक कोर रीजन पता नहीं है कि क्यों किसी ने लीव ली है, तो आप ये भी नहीं कह सकते सीरियस मैटर है इसलिए लीव लिया है, या आप इसलिए भी नहीं कह सकते कि उसे कमिटमेंट नहीं है इसलिए वो लीव ले लिया उसने। दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50 है। मे बी टर्न्स आउट की रीजन ऐसा था जो कि लेजेंड भी नहीं है कुछ खास, जबरदस्ती छुट्टी ली है। वो चीज होने का चांस इज एज इक्वल एज कि जेन्युइनली बहुत सीरियस रीजन हो, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द ट्रूथ इज, सो प्रोबेबिलिटी 50-50 है। राइट, बट नाउ लेट्स स्पेंड अ कपल ऑफ मिनट्स टू सम ऑफ दिस पॉडकास्ट ऑन द अंडर 19 वर्ल्ड कप। हाँ, प्लान नहीं था सेगमेंट, क्योंकि भाई थोड़ा बात तो करना बनता है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। क्वाइट ऑनेस्टली मैंने बहुत डीपली फॉलो भी नहीं करा था इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप। आई वाज ऑक्यूपाइड विद ये इंडिया इंग्लैंड की थी, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी, फुटबॉल के मैचेस थे, बट आई न्यू व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, एंड जिनको एग्जैक्टली ट्रस्ट नहीं इस बात पे, वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट तुम ट्विटर पर जाके देखना, मैंने बहुत पहले ट्वीट करा था, ये शायद स्टार्टिंग में ट्वीट किया था।
वाई डज दिस फील लाइक वर्ल्ड कप 2023 वाइब्स दे रहा है. हाँ, ये मैंने अभी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी डाला है, रीट्वीट करके. ये कुछ दो हफ्ते पहले का है शायद. एंड वही वो अल्टीमेटली सारे मैचेस इंडिया जीती हुई थी एंड फाइनल में समहाउ ऑस्ट्रेलिया आती है एंड वी लूज द फाइनल वन साइडेड वंस अगेन. राइट. क्या कहना है इसके बारे में, हाउ डू यू फील? आई थिंक जब फाइनल हुआ था, डिसाइडेड हुआ था, तो ही वाइब्स अच्छी थी नहीं ऑब्वियसली. बट द पॉइंट इज कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया साइड को फाइनल में हराया हो. तो ये पहली बार हुई है चीज़, से पहले कभी हराया नहीं था. इंडिया बाय द वे 5 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती है, व्हिच इज द हाईएस्ट. 5 बार जीती है, पिछले 5 साल में 2 बार जीत चुकी है और 3 बार रनर अप है. तो काफी अच्छा रिकॉर्ड है एक्चुअली में. वो इंडिया ऑल्टरनेट चल रहा है, रनर अप चैंपियन, अब दोबारा रनर तो अगले साल मतलब अगली बार चैंपियन. बट आई वुड जस्ट से कि भाई ऑस्ट्रेलिया का मैसिव रिस्पेक्ट टू दोज गाइस, क्योंकि इस साल को पिछले 1 साल के अंदर जैसे लताड़ा है ऑस्ट्रेलिया ने हम लोगों को. 1 साल भी नहीं हुआ बाय द वे, WTC फाइनल से 1 साल भी नहीं हुआ अभी, और 3 फाइनल हम हार चुके हैं. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट. अभी एशियन कप में हमें फुटबॉल में भी ऑस्ट्रेलिया पीटा. तो अक्रॉस स्पोर्ट्स हमें जो पीटा ऑस्ट्रेलिया ने इस बार, क्लियरली दे हैव शोड कि दे आर द डोमिनेंट साइड राइट नाउ. एंड कुछ भी कह लो, क्योंकि इस बार भी परफेक्ट रिकॉर्ड था हमारा वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में. सारे मैचेस हम लोग जीते थे और डोमिनेट करके जीते थे. ऑस्ट्रेलिया के साथ वो चीज़ फिर से नहीं थी, वो सारे मैचेस नहीं जीते थे. बट व्हेन द फाइनल डे केम दे वर द बेटर साइड बाय अ ह्यूज मार्जिन. चाहे WTC फाइनल की बात करें, वहाँ पे भी हम लोग हार गए थे बड़े आराम से. ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी अच्छा दिखाया था. ODI वर्ल्ड कप में भी इट वॉज मोर और लेस अ वन साइडेड अफेयर. ट्रैविस हेड ने सेंचुरी मार दी, फिर वो काफ़ी वन साइडेड हो गया था. एंड इस मैच में भी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत क्लोजली फॉलो नहीं करता इस मैच को. मोस्टली मैंने स्कोर कार्ड के थ्रू ही चीज़ें देखी थी. एंड जब वो 253 का टारगेट बना था तो मुझे लगा था कि चलो ठीक है यार, बन जाएंगे इतने. तो नहीं, वो अंडर 19 के हिसाब से हाई टारगेट था भाई. अच्छा था हाई, ओके. होता है हाई. उसके बाद जब मैंने अपनी वो देखी, अपनी इनिंग्स, जब हम लोग 91 फॉर समथिंग 6 हो गए थे, राइट, तो भाई मेरा दिमाग खराब हो गया कि इतना गंदा कोलैप्स हम लोग 100 के अंदर ही 6 विकेट निपटा दिए. राइट. बट फिर समहाउ वो लास्ट की कुछ पार्टनरशिप ने मिला के 150 160 समथिंग रन बनाए. एंड फिर अल्टीमेटली भाई हम लोग हार गए फिर से. बट भाई वेरी डिप्रेसिंग रिजल्ट, वेरी ऑनेस्टली. एंड आई एम्पथाइज विद अपने अंडर 19 के प्लेयर्स जितने भी हैं. भाई मैं बड़ा हूँ उनसे. अजीब लग रहा है, बट बड़ा गंदा लग रहा है भाई. कि वही बात है ना कि चलो विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऑब्वियसली इट वॉज मच मोर ऑफ अ हार्ट ब्रेक हमारे लिए. तो क्योंकि मैं ऑनेस्टली तो मैं सैड नहीं हुआ था, मुझे वो अफेक्ट नहीं कर रही वो चीज़. मेरे को पर्सनली नहीं कर रही, बट लाइक व्हेन आई थिंक अबाउट कि एक 19 साल के लड़के हैं जिन लोगों ने पूरी मेहनत करी. एंड इफ आई थिंक अबाउट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि ये जीत जाते तो इंस्टेंट रिकग्निशन मिलता कुछ प्लेयर्स को. अच्छा, आई थिंक ये रिकग्निशन मिली है रिगार्डलेस. मेरा ओपिनियन क्या है, आई थिंक हमने ये डिस्कस भी करा एक रील में कि क्या हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए इनको एग्जैक्टली फॉर देयर मेंटालिटी. बिकॉज अभी नैरेटिव क्या बनेगा कि इंडिया हर ICC फाइनल में आके हार क्यों जाती है, तो ये लूजर मेंटालिटी क्लब कर दे रहे हैं इनको भी उनके साथ ही. आई थिंक ये एक गलत क्रिटिसिज्म है इस टीम का, बिकॉज वो चोकर मेंटालिटी वाला क्रिटिसिज्म आप इस वक्त मेंस टीम के साथ कर सकते हो, सीनियर टीम, वुमेन्स टीम के साथ भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ मेंस टीम के साथ कर सकते हो. बिकॉज द सेम प्लेयर्स, द सेम टीम हैज बीन लूजिंग द फाइनल्स फॉर द पास्ट 7-8-10 years. तो वो अगर बार बार फाइनल में आके हार रहे, तब उनकी मेंटालिटी पे आप क्वेश्चन करते हो. बट ये जो टीम है, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम है, इनका पहला वर्ल्ड कप है. इससे पहले कोई वर्ल्ड कप नहीं था, इसके बाद कोई अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं होगा. तो दिस वाज द फर्स्ट फाइनल. उसमें अगर आप हारे हो तो आप उनको चोकर नहीं कह सकते, बिकॉज कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं चोकर बोलने के लिए. राइट. चोकर आप उसको बोलते हो जो कि कंसिस्टेंटली बड़े गेम्स में हार रहा होता है. इनका पहला गेम था, तो इनको थोड़ी बोलोगे चोकर आप. आई थिंक यहाँ पे अंडर 19 वर्ल्ड कप में यूजुअली क्या होता है, फाइनल तक आप पहुंच गए तो दोनों टीम अच्छी ही है. फिर उस दिन की बात है, वो किसी भी फाइनल में यही होगा. एंड यू वुड आर्ग्यू कि इंडिया जिस तरीके से जीती थी, वो तो बेटर साइड. मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि इंडिया को चोकर यहाँ पे अंडर 19 टीम को बोलने का पॉइंट नहीं है, वो गलत है. बट ऑस्ट्रेलिया से ये चीज सीखनी जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम में भी वो मेंटालिटी इंस्टिल्ड है भाई, कि अगर हम नॉकआउट तक पहुंच गए तो हम वर्ल्ड कप जीत कर ही जा रहे हैं. वो चीज ग्रास रूट लेवल तक दिख रही है हमें. वो एक लर्निंग पॉइंट जरूर होना चाहिए, एंड वहां पे उनको क्रेडिट देना जरूर चाहिए. मैंने आई थिंक ट्वीट भी कर रहा था कि मैं ज्यादा कमेंट करना ही नहीं चाहता इस मैच पे. तुम कितनी कमी निकाल लोगे, ये टैक्टिकल मिस्टेक थी, इसको ऐसे बैटिंग करनी चाहिए थी, इसको ऐसे बॉलिंग करनी चाहिए थी. एट द एंड ऑफ द डे उस दिन पे बेटर कौन था, ऑस्ट्रेलिया था. और ये सिर्फ मेंस टीम के साथ नहीं है, ये वुमेन्स टीम के साथ भी चल रहा है. हर बार वर्ल्ड कप जीतते हैं लोग, T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स. अब अंडर 19 वाली साइड भी जीत रही है. तो आई थिंक दे हैव डन समथिंग राइट इन देयर क्रिकेटिंग सिस्टम इन देयर कंट्री, कि ग्रास रूट लेवल से आदमियों को कॉन्फिडेंस आ रहा है.
वो चीज़ सीखना अप्रिशिएट करना बनता है। टैक्टिकल मिस्टेक्स तुम निकालते रह जाओगे इस मैच से, बट क्वाइट फ्रैंकली बहुत कॉन्सिक्वेंस नहीं है, बिकॉज इसके बाद ये लोग या तो आईपीएल खेलेंगे तो इंडिया से खेलेंगे, या तो अपने रणजी मैचेस खेलेंगे। इस अंडर 19 टीम को साथ में दोबारा नहीं खेलना है। तो वो टैक्टिकल एनालिसिस आप तब करते हो जब आपको लगता है ना कि हाँ भैया दोबारा एक वर्ल्ड कप आ रहा है, इनका दोबारा वर्ल्ड कप नहीं आएगा, अब सीधा इंडिया से खेलेंगे और कुछ ही लोग खेलेंगे। सो आई थिंक वो उसमें मैं क्रेडिट दूंगा ऑस्ट्रेलिया को भाई। आई थिंक दैट इज समथिंग टू लर्न। मैं एज यू सेड आई कंप्लीटली अग्री विद इट कि अगर अक्रॉस मल्टीपल अपना फीमेल भी वही चीज़ चल रही है, मेन में भी वही चीज़ चल रही है, फिर अंडर 19 में भी वो चीज़ चल रही है, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग दैट दे आर डूइंग राइट, विच मे बी हम लोग नहीं कर पा रहे इस टाइम पे। बट होपफुली हम लोग वो चीज़ सीखेंगे। T20 वर्ल्ड कप में करके देखेंगे, T20 वर्ल्ड कप में पीट के दिखाएंगे उन लोगों को इस बार। मोर ऑन दैट भाई, जब हम लोग अल्टीमेटली हार के जब वापस पॉडकास्ट बनाएंगे तब हम लोग इस चीज़ की बात करेंगे। बट भाई इसी बात पे हम लोग पॉडकास्ट एंड करते। एंड अब तक आप लोग देख रहे हो तो अगेन भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अपनी हमारी वीडियो जो है लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, थोड़े सब्सक्राइब भी कर दो तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हमने जितने भी टॉपिक्स में डिस्कस करा है उसके बारे में आपके क्या ओपिनियंस है पर्सनल। एंड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए वो भाई आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा एंड फिर कमेंट करके बताइएगा आपको वो वीडियो कैसी लगी एग्जैक्टली।